प्लानिंग, है ना। हमने उस तरह देखा नहीं जैसे डिटेल में इसको देखना चाहिए, बस खाली यूँ समझ लो कि चंक्स की सूरत में आपसे डिस्कस किया इसको, एक आइडिया ही दिया आपको, डिटेल में तो नहीं किया। डिटेल तो इसकी बहुत बड़ी है, प्रोजेक्ट प्लानिंग की और प्रोजेक्ट मैपिंग की। ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं, ये प्री प्रोजेक्ट स्टेप कहलाते हैं। प्री प्रोजेक्ट, है ना। प्रोजेक्ट मिल गया मगर शुरू नहीं हुआ, तो मिलने के बाद सबसे पहले हमने मैपिंग की। मैपिंग के अंदर हमने बेसिकली क्या किया, प्रोजेक्ट को स्केड्यूल किया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्केड्यूलिंग प्रोजेक्ट की। क्योंकि प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग के अंदर दो फैक्टर्स होते हैं, है ना। एक इंटरनल फैक्टर्स हैं और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इन दोनों का ताल्लुक किससे होता है, इन दोनों का ताल्लुक होता है प्रोजेक्ट टाइमलाइन से। अगर टाइमलाइन एक्सीड कर गई तो क्या हो गया, कोई क़यामत नहीं आ गई, बम नहीं फट गया, मगर क्या हुआ, एक्सीड करने की सूरत में प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो कॉस्ट थी उसके कहते हैं कॉस्ट एस्केलेशन। कॉस्ट बढ़ गई। टर्नकी प्रोजेक्ट था तो अब एक पैसा भी और नहीं मिलेगा, अगर ये कॉस्ट एस्केलेट कर गई है, अब इसका लॉस आपको खुद बेयर करना है। तो जो इंटरनल फैक्टर्स हैं इनको क्या करते हैं इनको हम कंट्रोल कर लेते हैं, और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम प्लान कर लेते हैं। प्लान करने का मतलब क्या होता है, हम इस एक्सटर्नल फैक्टर के साथ क्या चीज़ एसोसिएटेड है रिस्क। तो रिस्क को हम प्लान करते हैं। रिस्क को हम कैसे प्लान करते हैं, इसे कहते हैं कंटिंजेंसी। ये पिछली बार मैंने पढ़ाया था। मैंने इस चीज़ को इस तरह नहीं कराया था जैसे मैं आज करा रहा हूँ, मैंने पहले ऐसे नहीं कराया था। इसको आप कंट्रोल कर लेते हैं, ये आपके बस में है, विद इन द प्रेमिसेस ऑफ कंपनी है, इसको आपने कंट्रोल कर लिया। मगर ये बाहर है तो इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो लिहाजा इसके लिए आप क्या करते हैं, कंटिजेंसी। इसका असल नाम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या है, इस कंटिजेंसी का असल नाम क्या है, असल नाम है बफर जोन। आप एक बफर रखते हैं अपने पास। बफर रखने का मतलब क्या है, मैंने चीज़ यूज़ की थी, आप ज़ीरो डिफेक्ट प्लान नहीं बनाते। ज़ीरो डिफेक्ट प्लान कागज़ पे तो बन सकता है, ग्राउंड पे अचीव नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, यूँ नहीं किया जा सकता। हम नायल नहीं है, जाहिल नहीं है, मगर जो फैक्टर एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल उसका मैं क्या करूं, अभी बाहर निकलते ही एक्सीडेंट है, रोड पे रोड बंद पड़ गई, अब मैं क्या करूं। तो इसका मतलब लोग समझते हैं यार कैसी बातें करें, आप क्यों नहीं कर सकते, हम तो कर लेंगे। नहीं कर सकते आप कोलैप्स कर जाएंगे। तो इसके लिए हम इसको प्लान तो करते हैं, जहन में रखते हैं, ये आइडियल कंडीशन है, तो आइडियल प्लानिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए अगर एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व है। तो नहीं है फिर आप आइडियल प्लान बनाएं, आप उसको अचीव भी कर लेंगे, क्योंकि रिस्क जितना होगा इंटरनली उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स हैं, रिस्क नहीं है, फर्क समझ लो, रिस्क नहीं है। रिस्क वही होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं होता, मगर आपको पता होता है कि ये हो जाएगा। फर्क समझ, फैक्टर वो है कि जो है और आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में। जब कंट्रोल में है तो रिस्क नहीं है ना। फर्क समझ, जो रिस्क है आपको पता है कि ये हो जाएगा, नंबर 1, नहीं हुआ आपकी किस्मत है, आपको पता, आप उसको होने से रोक नहीं सकते। ये फैक्टर है जिसको आप होने से रोक सकते हैं। तो इसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस एरिया का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इंटरनल है। हम सारी प्लानिंग रिस्क को देख के करते हैं, इसलिए मैंने कहा इसको कभी भी प्लान ना करें, हमेशा उसके अंदर रिस्क के लिए एक बफर जोन रखें। जब क्लाइंट से निगोशिएट करें तो 1 2 दिन 4 जितने दिन ज़्यादा बाय कर सकते उतना टाइम बाय कर लें। अगर आपने मैंने पिछली क्लास में भी अर्ज किया था, रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने उसको वक्त से पहले दे दिया तो वाह वाह, और अगर आप वक्त से लेट भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप बफर जोन के अंदर ही है ना।
जैसे अटेंडेंस में हम ग्रेस पीरियड कहते हैं, ये 9:15 तक अगर आप आएंगे तो लेट नहीं लगेगी, तो 15 मिनट का ग्रेस देते हैं ना आप किसी को। वो क्यों देते हैं? वो इसीलिए देते हैं। अब अगर एक आदमी आ ही रहा है 9:15, इसका मतलब है कि वो उसने अपना टाइम ही 9:15 का बना लिया। अब ये ग्रेस पीरियड नहीं है, ये उसने अपना टाइम बना लिया। जो रियायत, जो राइट, जो प्रिविलेज उसको दिया गया था, ये प्रिविलेज था, जो प्रिविलेज दिया था उस प्रिविलेज को उसने अपना, हमारा ऐसे ही था, एक आदमी आता है 9:15, 1 महीने के बाद मैंने कहा इसकी लेट लगाओ, 2 दिन लेट लगी, सीधा हो गया वो। ये प्रिविलेज था। अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए तो आप 9:15 तक आ सकते हैं। वो आते ही भाई 9:15 थे और ये प्री लेते थे। तो ये मैं खाली एक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो ये प्रिविलेज है, राइट नहीं, इसको आपने कंट्रोल कर लिया, इसको आपने जहन में रख के आपने बना लिया। ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है? मैपिंग के दौरान हो रहा है। ये कौन कर रहा है? जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो कर रहा है, अपनी टीम को जहन में रखते हुए वो इस चीज़ को बनाना है। इसे कहते हैं मल्टी प्लानिंग या मल्टीटास्किंग। मल्टी प्लानिंग या मल्टीटास्किंग, अभी बताता हूँ। मल्टीटास्किंग, मल्टी प्लानिंग का मतलब ये है कि 2 तरह के प्लान बनाएंगे यहाँ पे आप। एक इंडिविजुअल प्लान होंगे जो आपके लिए हैं, इंडिविजुअल, और एक कंपाउंड प्लान होंगे। इसको कंपाउंड प्लान का टर्म इस्तेमाल किया पीएमपी ने। ये कंपाउंड प्लान होंगे जो किसके लिए हैं? जहाँ पे टीम इन्वॉल्व होगी। एक वो जो आपने खुद काम करने, मैं और खुरम आए, खुरम ने ये मुझे लगा दिया, वो वहाँ लगा दिया, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, वो अभी चला गया, उसके बच्चे का इम्तिहान हो रहा है, वो उसको लेके बिठा के आया था, छोड़ के 4 बजे पेपर ख़त्म होगा, छोड़ के दोबारा आ जाएगा। हम टीम की सूरत में आए। इस वक्त जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। इसमें उसका कोई रोल नहीं है, मगर इस पूरा प्रोजेक्ट जो है, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये एक टीम की सूरत में अमल पा रहा है। ठीक हो गया? तो हम दोनों घर से निकले साथ, तो मेरे घर पे आया, मुझे लिया, यहाँ पहुँचे। ये सारे के सारे प्लान कैसे हैं? कंपाउंड प्लान है, मल्टी प्लान। अब ये जो काम मैं कर रहा हूँ वो क्या है? इंडिविजुअल प्लान है। अब अगर उसको ट्रस्ट ना हो कि मेरे पीछे ये आदमी इस काम को संभाल सकता है, तो क्या वो मुझ पे छोड़ के जाएगा? नहीं जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे क्या चीज़ है कंपाउंड प्लानिंग के अंदर? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका टीम सिलेक्शन। कौन लोग सेलेक्ट किए जा रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए, वो कौन लोग? टीम सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो इस प्रोजेक्ट को करेंगे, यही वो लोग हैं कि जो आपके हैंड्स एंड आइज एंड ईयर्स, अगर ये कहीं कोलैप्स कर गए तो आप कोलैप्स कर गए। तो टीम सिलेक्शन कोई ये नहीं है कि यही करता है यही करेगा, ये कोई आसमान से लिखा नहीं है, कोई वही नहीं है, कोई हदीस नहीं है ये, बल्कि जो आदमी मौजू होगा वो करेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही आदमी हमेशा करता है ये भी अब करेगा। वन बेस्ट पर्सन, ये सबसे डेंजरस चीज़ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। वन बेस्ट पर्सन, अगर वो मर गया, माजूर हो गया, फिर क्या होगा? तो हम कभी भी रिलाय नहीं करते इसके ऊपर, वन बेस्ट पर्सन के ऊपर, कभी भी नहीं। हमेशा टीम डेवलपमेंट होनी चाहिए। मैं पूरी टीम बना हूँ, एक कंप्लीट एक टीम हो जो मेरी किसी भी प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर सकती हो, हैंड ओवर कर सकती हो। हम गुलामत का प्रोजेक्ट कर रहे हैं लांढी में, कराची में एक जगह है लांढी इंडस्ट्रियल एरिया। गुलामत का यूनिट 5 है, ये डाइंग का यूनिट है, डाइंग का। जब कपड़ा बन जाता है तो उसका कलर ऐसा होता है, जैसे ये एसी है ना, बहुत लाइट ऑफ वाइट, इसे कहते हैं ग्रे फैब्रिक। थान बन गए, 200 मीटर के थान बन जाते। ठीक हो गया? अब इस कपड़े का 200 मीटर का थान बन गया। अब उन्होंने कहा भाई ये नेवी ब्लू कलर का थान प्रिंट करना है। अब ये जो कुर्ता मैंने पहना हुआ है ये डाई है, डाई। जो इसने अबाया पहना हुआ है ये डाई भी है और प्रिंट भी है। ये डाई भी है और प्रिंट भी है। जो इसने पहना है ये डाई। इसमें डाई इस्तेमाल होती है जो रंगती हैं इसको। अब ये तय हुआ कि जनाब इस टाइप का नेवी ब्लू कलर करना है। अब 1,54,000 कॉम्बिनेशंस हैं कलर्स के। अब डाई मास्टर क्या करेगा? डाई मास्टर 1 मीटर कपड़ा निकालेगा,
उस थान में से काट लेगा। 200 मीटर का तो एक थान है ना, ऐसे हज़ारों थान पड़े हुए, हज़ारों। अच्छा, 1 मीटर कपड़ा निकालेगा, 1 मीटर कपड़े पे इसको देखकर अब अपने एक्सपीरियंस से वो कॉम्बिनेशन कलर डाइस का निकालेगा जिनको मिला के ये कलर मिलेगा। अब वो इसको रंगेगा, वो अपने जहन में 2-3 कॉम्बिनेशन बनाएगा और फिर 2-3 छोटी छोटी मशीनों में ऐसे 1-1 मीटर के कपड़े डाल के उनको रंगेगा। अब ये बाहर निकल आएंगे। अब वो इसमें से हर एक में से 1 स्क्वायर इंच काटेगा, काट के उसको रखेगा। इसे लैब डिप्स कहते हैं। अब वो चेक करेगा इसके साथ, जो नियरेस्ट होगा उसके फार्मूले को निकाल लेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा और डाइंग शुरू हो जाएगी। इसे कहते हैं रोलिंग। तो असल काम है वो क्या है, ये वाला डाई मास्टर। अब जो डाई मास्टर वहाँ पे था, सेठ इकबाल हाजी मोहम्मद, हम ISO 9000 की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। 2300 लोगों का प्रोजेक्ट है, ह्यूज। एक दिन में आप उसको पूरा कवर भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा। अब उससे मुझे कहा, सेठ इकबाल ने, हम ऊपर खड़े हुए उसके कमरे में और नीचे फ्लोर चल रहा है। वो एक आदमी है, 78 साल उसकी उम्र है, जाहिल, बिल्कुल जाहिल। 60 साल से वो डाई मास्टर है, 60 साल से। उसका काम फ्रांस, जर्मनी, UK तमाम लैब्स में अप्रूव है। वो अजीब मखलूक है अल्लाह की। 1 लाख चमड़दार कम्बिनेशन उसको ज़बानी याद है। वो डाई किसी भी उससे तोलने के बजाय हाथ से डालता है। ये जो पहला मैंने बताया, ये हाथ से डालता है। उसका काम हर जगह से अप्रूव है। अब सेठ इकबाल ने कहा, देख तू जो दिल चाहे करे, इस आदमी को नहीं छेड़ना, इस पे ये पूरा यूनिट खड़ा हुआ है। मैंने कहा ठीक है सही। जब उस आदमी के पास गए तो डेफिनेटली वो अक्खड़ भी और बदमिजाज भी, बद दिमाग भी, अपने काम को वो चीता। मगर हम इस पे प्रोजेक्ट को छोड़ तो नहीं सकते। अब ये बात सेठ की समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो जज्बाती है। ये मेरे बाप दादा के ज़माने से है और वो फारिग थोड़ी है। वो तो वो काम कर रहा है कि जो लोग आके वीडियो बनाते, उसकी वीडियो बनाते। स्पेन के कोई कस्टमर था, उसने वीडियो बनाई उसकी बाकायदा, मेरे सामने बनाई। अल्लाह किसी किसी को सलाहियत दे देता है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा 2 लड़के रखने हैं इसके नीचे। उसने कहा ठीक है। तो मैंने NID के केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया। मैंने कहा पास आउट लड़कों की लिस्ट मुझे भेज दें, 2 लड़कों को मैं जॉब देना चाहता हूँ। तो बड़े खुशी उन्होंने भेज दी। मैंने सबको बुला लिया, सब आगे बढ़ी। मैंने कहा भाई एक सवाल का इंटरव्यू है, एक सवाल का। अगर आपका बॉस आपके मुंह पे थूक दे तो आप क्या करेंगे? कोई तो गुस्से में आ गया, नाराज़ हो गया, सर इसकी ऐसी की तैसी थूक कर दे देगा, फला धमाका। 2 लड़के थे, एक ने कहा मैं मुंह इधर करके पोंछ लूँगा और दूसरे ने कहा मैं ऐसे कर लूँगा। मैंने उन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। मैंने कहा आ जाओ। उन दोनों को लगाया मैंने बाबा के साथ। मैंने कहा ये पैंट, जूते फूते, टाई फाई कुछ नहीं, शलवार कमीज़ और खेड़िया पहन के आना है कल से तुमको। दोनों आ गए। जूनियर केमिकल इंजीनियर्स की पोस्ट पे उनको हायर कर लिया, लेटर इशू कर दिए गए उनको, बाबा के साथ उनको लगा दिया। बाबा ने पहले समझ में नहीं आया कुछ, बहरहाल मैंने कहा बस ये आदमी है तुम्हारा और इससे तुमको कॉम्बिनेशन निकालने हैं। अब कॉम्बिनेशन कैसे निकलेंगे? मैंने कहा फेक ऑर्डर बना के मैं तुम्हें दूंगा, कॉम्बिनेशन तुमने निकाल लें। भाई कोई कहेंगे ना ये कलर करना, पूछेगा क्यों, कहेंगे ये ऑर्डर आया, बस शुरू कर देगा। तो हमने कहा ये काम शुरू हो गया। 6 महीने हो गए, 11 बॉक्स फाइल के अंदर उन दोनों लड़कों ने सारे कॉम्बिनेशन बंद कर दिए, सारे कॉम्बिनेशन आ गए। चुप। अब फिर मैं सेठ के पास गया। मैंने कहा सेठ कोई ऑर्डर आने वाला है? कहता अभी तेरे आने से पहले आया है 2 लाख मीटर का। वो ऑर्डर जो आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, 2 लाख मीटर, 4 लाख मीटर, 5 लाख मीटर, वो ऐसे ऑर्डर आते हैं। मैंने कहा कलर बता। कलर दी, देखा मैंने कहा इसमें प्रेस्पिरेशन कितनी? प्रेस्पिरेशन का मतलब होता है, वैसे प्रेस्पिरेशन मतलब पसीना निकलना होता है, बट डाइंग में प्रेस्पिरेशन का मतलब होता है कपड़ा गीला होगा तो रंग छोड़ेगा, इसे प्रेस्पिरेशन कहते हैं।
कहता है 7% प्रेस्पिरेशन, क्योंकि वेदर जब डिफरेंट हो जाता है मुल्कों का तो डाई के ऊपर असर पड़ता है इसका। जैसे हमारे यहाँ बहुत गर्मी होती है, तो हमारे यहाँ से लोग क्यों, आपने देखा होगा आखिर इंडिया पाकिस्तान से बांग्लादेश से 90% दुनिया की गारमेंट यहाँ क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं कि जो कपड़ा यहाँ की गर्मी सर्वाइव कर जाता है तो उनके मौसम तो बहुत ठंडे हैं, वहाँ जाए कपड़े की लाइफ बढ़ जाती है, इसलिए कपड़ा गर्मी में ही ख़राब होता है, सर्दी में ना पसीना आता ना कुछ और होता है। इसलिए आप देखेंगे कि 99% वर्ल्ड अपने गारमेंट की स्टिचिंग यहाँ से करवाता है। वो क्यों करवाता है? मशीनें तो उनकी बनाई, वो नहीं बना सकते। वो यूँ करवाता है कि हमारे यहाँ 50 डिग्री, 52 डिग्री, 48 डिग्री तो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो कपड़ा इसमें सर्वाइव कर जाता है, कलर प्रेस्पायर नहीं करता, उनके यहाँ तो वो फिर आ गया, मैंने ले लिया, वो 2 लड़कों को दे दिया। मैंने कहा इसकी रोलिंग से पहले लैब डिप्स आपको अप्रूव करना है। तो बोला क्यों? मैंने कहा बस करना है। बोला ठीक है। मैंने उन दोनों लड़कों से कहा कि इसको पता ना चले उसको। तो वो जब चला गया, रात में दोनों रुक गए, रात में वो आए, फ्लोर खोला, उन्होंने निकाल के किया, मैंने बना के उसको दिखाया। मैंने कहा ये, कहता बाबा ने किया है तो मुझे क्यों दिखा रहा है? मैंने कहा फिर भी आप देख लो, आपने कहा था अप्रूव करोगे। उसने देखा बिल्कुल सही, मैंने कहा साइन करो, साइन कर दिया। लड़कों को मैंने बुलाया, लड़के वो फाइलें लेके कमरे में दाखिल हुए। मैंने कहा अब मैंने उसको पूरा प्लान बताया, अब मैंने उसको समझाया। मैंने कहा अगर ये कल आदमी मर जाए, मौत तो हर एक को है, तो तेरा ये जो यूनिट इतना बड़ा यूनिट खड़ा हुआ है ना, ऑन बुक कॉस्ट 8.5 अरब की है। मैंने कहा किधर जाएगा? तब वो उसको बात समझ में आई। उसने कहा, मैंने कहा मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं, मैंने प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, टर्मिनेट किया, मैं अगले प्रोजेक्ट पे चला गया। आज आपको कहानी सुना रहा हूँ, 6-7 साल पहले की कहानी सुना रहा हूँ। मेरा उसमें क्या इंटरेस्ट था? मुझे प्रोजेक्ट मुकम्मल करके सर्टिफिकेशन ही करवानी थी ना। सर्टिफिकेट मिल गया, मेरा काम पूरा हो गया। मगर चूंकि मेरा क्लाइंट है तो मुझे चाहिए गुड फेथ में उसको एक ऐसा काम करके दूँ। मैंने कहा अब मैं इसको निकालने के लिए नहीं कहता, मगर अब तेरी साइड सेफ हो गई है, ये प्रोजेक्ट तेरा कभी भी कोलैप्स नहीं करेगा। अब वही हुआ, 2 साल बाद बाबा का इंतकाल हो गया। 78 ईयर्स तो था ही 80 ईयर्स में। अब वो लड़के राब्ते में रहते हैं, वही बता रहे हैं, मैं उसके बाद दोबारा प्रोजेक्ट पे नहीं गया। अब वो लड़के दोनों वहाँ पे मौजूद हैं और दोनों डाइंग डिपार्टमेंट को कर रहे हैं। उन्होंने और फैला लिया है, प्रोजेक्ट और बड़ा हो गया है, और ज़्यादा काम उनके पास आ रहा है, क्योंकि लड़कों ने उसको साइंटिफिक तरीके से बनाया। फाइलिंग, कंप्यूटर इन्वॉल्व कर दिया उन्होंने, वो सारा डेटा कंप्यूटर पर डाल दिया स्कैन कर करके। अब वो सारा काम कंप्यूटराइज तरीके से कर रहे हैं, तो काम बहुत तेज़ हो गया है। तो हम वन बेस्ट के ऊपर जब भी बात करते हैं, सबसे बड़ी दुश्मनी इस बात से है कि आप वन बेस्ट पर्सन पे प्लान करते हैं। कंपनियां वन बेस्ट पर्सन पे कभी नहीं चलती, और अगर चल रही हैं तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैंने सक्सेशन प्लान की मिसाल दी थी आपको पिछली मरतबा, वो इसीलिए दी थी कि टेक ओवर कर लिया जाए फौरी तौर से। आर्मी के अंदर 2 जनरल एक साथ एक व्हीकल में ट्रैवल नहीं कर सकते, चाहे वो जहाज़ हो, उड़ने वाला पानी का जहाज़ हो या चलने वाली गाड़ी हो, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक दफ़ा किया था, उसका नुकसान आर्मी आज तक भुगत रही है। कब? जब जिया साहब का जहाज़ क्रैश हुआ था, 2 जनरल बैठ गए एक साथ, जनरल अख्तर अब्दुल रहमान और जनरल ज़ियाउल हक। उसको खींच के बिठाया अपने साथ। एक किताब है बड़ी मशहूर, द केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज, जनरल शिगरी ने लिखी है, जिन्होंने ISI का सेटअप बनाया था पाकिस्तान में, उसकी लिखी हुई। कहते हैं मैंगो की क्रेट में कुछ था, ये किताब है, तक के नेट पे भी मौजूद है। इसमें उसने बताया कि अख्तर अब्दुल रहमान नहीं जा रहे थे, उनकी गाड़ी मौजूद थी, ज़िया साहब ने खींच के बिठाया अपने साथ, रूल वायलेट किया, फटा, दोनों गए। अब उसके पीछे क्या था हम उसकी बहस नहीं करते, मगर वन बेस्ट पर्सन वो अपने जनरल को जानते हैं कि एक आदमी को जनरल बनाने में कितना पैसा, कितना टाइम, कितनी एफर्ट लगती है। एक झटके में वो ज़ाया हो जाएगा तो फिर आर्मी को टेक ओवर कौन करेगा, आगे कौन लेके चलेगा? क्लियर है? तो हमेशा जब भी काम करने के लिए जाएं तो यहाँ मल्टी प्लानिंग के अंदर हमेशा टीम बनाए। मुझे कोई बंदा पसंद है, उसी को मैं आगे लेके आ जाऊँ, ले आए, मगर हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए? एक कंपाउंड प्लान में टीम होनी। और जहाँ इंडिविजुअल आप खुद काम कर रहे हैं, वहाँ आप खुद काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया? इसके अंदर इसको इस तरीके से बात करेंगे, ये फैक्टर सारे आ गए। फिर हमने क्या किया? फिर हमने क्या देखा? फिर हमने प्लानिंग की, है ना, प्लानिंग की। प्लानिंग के अंदर क्या रोल आ गया? प्लानिंग में प्रोजेक्ट मैनेजर इन्वॉल्व हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर इन्वॉल्व हो गया।
किन एरियाज के अंदर? 4 एरियाज में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, मेक इट वेरी क्लियर। अभी प्रोजेक्ट को शुरू होना है। प्रोजेक्ट हैज येट टू बी स्टार्टेड, राइट? वी हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने को आप क्या कहते हैं? किक ऑफ। प्रोजेक्ट हैज येट टू बी किक्ड ऑफ। ठीक हो गया? प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल चारों जगहों पे आ गया। प्लानिंग में क्या है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, लीडिंग में क्या है, और कंट्रोलिंग के पॉइंट्स कौन कौन से हैं। कंट्रोलिंग पॉइंट आइडेंटिफाई कर दिया आपने कि हम यहाँ कंट्रोल करेंगे, ना उससे पहले करें ना उसके बाद करें। कंट्रोल इज नॉट ऑडिट में और इन्वेस्टिगेशन में क्या फ़र्क है? ऑडिट में और इन्वेस्टिगेशन में क्या फ़र्क? जो भी आपके जहन में आए, वो तो इन्वेस्टिगेशन में भी होंगे ना। पुलिस अगर एक चोरी की इन्वेस्टिगेशन कर रही है या कत्ल की कर रही है तो उसके स्टैंडर्ड डिफरेंट होंगे ना। और जहन बना के आएगी कि हमने एक चोरी की इन्वेस्टिगेशन करनी है या कैपिटल उसकी करनी है, स्टैंडर्ड उसके अंदर भी होंगे, चाहे लिखे हुए ना हो मगर जहन में तो होंगे ना। कंट्रोल ऑडिट है या इन्वेस्टिगेशन है? ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में कोई फ़र्क नहीं है, खाली फ़र्क अप्रोच का है ना। ऑडिटर कहता है एवरीवन इज़ इनोसेंट अनटिल प्रूव्ड गिल्टी। इन्वेस्टिगेटर कहता है एवरीवन इज़ गिल्टी अनटिल प्रूव्ड इनोसेंट। तो कंट्रोल ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। कंट्रोल हम करते हैं क्या करने के लिए? टू चेक द कंप्लायंस। ISO 9011 2020 कंट्रोल की तारीफ टू चेक द कंप्लायंस। हम कंप्लायंस को चेक करने के लिए कंट्रोल कर रहे हैं। उस दौरान कोई नॉन कंप्लायंस हमारे सामने आ जाए, नॉन कंप्लायंस को हमने क्या कहा था? नॉन कन्फर्मिटी। इसका टेक्निकल नाम क्या है? नॉन कन्फर्मिटी। पिछली बार मैंने एक्सप्लेन किया था इसको। नॉन कन्फर्मिटी भी कहते हैं और नॉन कन्फर्मेंस भी कहते हैं। इसकी तारीफ मैंने बताई थी, डेविएशन फ्रॉम एनी स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टैंडर्ड। सेम स्टैंडर्ड है डेफिनेशन का, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। इनहराफ किसी भी मखसूस सेट ऑफ स्टैंडर्ड से, दैट्स कॉल्ड नॉन कन्फर्मेंस। ठीक हो गया? तो कंट्रोलिंग इसलिए हम पॉइंट को आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हर आदमी जब आए तो उसको पता लग जाए कि कोई वो, हम किसी चोरी को नहीं पकड़ रहे बल्कि हम कंप्लायंस को चेक कर रहे हैं। कंप्लायंस को चेक करने में अगर कोई नॉन कन्फर्मेंस आ जाती है तो हम डेफिनेटली उसको वहीं काउंटर कर लेंगे, इससे पहले कि वो कस्टमर तक पहुँचे। अब कंट्रोल बिफोर, इन, आफ्टर प्रोसेस। जो बिफोर प्रोसेस कंट्रोल है दैट इज क्वालिटी अश्योरेंस। जो इन प्रोसेस कंट्रोल है दैट इज क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। और जो आफ्टर कंट्रोल है दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। ये टेक्निकल नाम है प्रोसेस की 3 उसके। पहले कर लिया आपने बिफोर, तो बिफोर कंट्रोल कैसे होगा? प्रोसेस तो शुरू ही नहीं हुआ, तो अब बिफोर कंट्रोल का मतलब क्या है? What is to be controlled once the process is yet to be started? अगर प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ तो मैं कंट्रोल क्या कर रहा हूं? आई एम सॉरी, नहीं, कंट्रोल एक फिजिकल एक्टिविटी है, प्लानिंग फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। प्लानिंग मेंटल एक्टिविटी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कंट्रोल इज प्योरली अ फिजिकल एक्टिविटी।
Whenever you talk of control, you have to give the example of a physical existence. Before control का मतलब क्या है? जो क्वालिटी एश्योरेंस है, जिसको आपने क्या कहा था, प्रिवेंटिव बिफोर प्रोसेस। ये किसी क्लाइंट की प्रेमिसेस पे लगाना है, इसको लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको निकाल के और क्लाइंट के पास लगा दूंगा, ऐसे ही करूंगा। समझो कि ऐसे ही लगाना है यार, एक मैं रॉ बात कर रहा हूँ, इसको ऐसे लगाना, मतलब जैसे यहाँ लगा हुआ है ना, ऐसे निकाल के मुझे क्लाइंट के पास लगा देना है, वहाँ जाके ये काम करने लगेगा। एक लम्हे के लिए हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, गलत है, समझाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से डिसमेंटल करूँगा और वहाँ जाके लगवा दूँगा, ऐसे ही होगा ना। जब मैं इसको डिसमेंटल करूँगा तो सबसे पहले इसका क्वालिटी चेक करूँगा कि ये ठीक है कि नहीं है। क्लियर है? तो जब आप कहते हैं बिफोर कंट्रोल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपकी वो सारी इन्वेंट्री जो आपने प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल करनी है, क्या वो सारी की सारी क्वालिफाइड है या नहीं है। क्या पता रॉ मटेरियल के अंदर 25% फ्लॉज हो, तो अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट के एंड तक पहुंच जाएंगे ना। हमेशा याद रखें, जो भी इन्वेंट्री आप यूज़ करने के लिए जा रहे हैं उसको चेक रीचेक करें। इन्वेंट्री से क्या मुराद है? इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्लाइंट ने सारा सामान खुद खरीद लिया है, ठीक है। अब क्लाइंट ने ऐसे आमिर से कहा, जनाब अपनी टीम भेज दे जो हमारे सारे सामान को इस ब्लूप्रिंट के मुताबिक यहाँ पे लगा के फंक्शन कर दे। फर्ज कर लो ऐसा ऑर्डर आ गया। अब जब आपने ब्लूप्रिंट को देखा, स्पेसिफिकेशन देखी, तो वाकई जो प्रोजेक्ट था उसका वो सारा सामान जो आप लेके जाते वो सारा क्लाइंट ने ख़रीदा हुआ था। उसने कहा हमसे सर्विस चार्जेस ले लीजिए, जो भी आपके यहाँ फिट कर दीजिए। क्लियर है? मैं सब ये सारी बातें जो कर रहा हूँ ये गलत है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। अब यहाँ पे तो मेरे पास कोई रॉ मटेरियल ही नहीं है, अब ये बिफोर चेक कैसे होगा? दैट इज, जो बंदे जा रहे हैं क्या वो इन्वेंट्री नहीं है? जो बंदे जा रहे हैं क्या वो इन्वेंट्री नहीं है? आईएसओ के अंदर एक प्रोसीजर है, कंट्रोल ऑफ इंस्पेक्शन, मेजरिंग एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट 7.3। मैं अपनी ज़िंदगी का पहला प्रोजेक्ट कर रहा, आज भी मुझे याद है, अब्दुल समद टेक्सटाइल। प्रोसीजर लिख दिया मैंने प्रोसीजर में लिखा कोई भी इंस्पेक्शन, मेजरिंग, टेस्टिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं होता, ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ऑडिटर आया, देखा उसने, मुझे कंपनी क्या काम करती है, क्या काम करती है? मैंने कहा जी ये कंपनी जो है इसके अंदर 6 क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर्स हैं। वो क्या करते हैं जनाब, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जो कपड़ा रंगा जा रहा है वो जाके उसको देखते हैं और देखने के बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद वो कपड़ा बाहर के मुल्कों में कस्टमर्स को भेज दिया जाता है। ओके, तो जो अब्दुल समद टेक्सटाइल है ये क्यों करती है ये काम? तो जनाब ये अब्दुल समद टेक्सटाइल ने के पास बहुत सारे टेक्सटाइल मिले हैं। अब्दुल समद टेक्सटाइल उनके सैंपल दिखाकर दुनिया से ऑर्डर पकड़ती है और इनको ला के देती है और माल बना के भेज देते हैं। हर गज़ के ऊपर अब्दुल समद टेक्सटाइल को 1 रुपया कमीशन मिलता है। ओके थैंक यू। तो सुनता रहा, फिर मुझसे कहता है पहला प्रोजेक्ट है। मैंने कहा जी सर। तो हंसा, कहता है जो 6 क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर हैं वो कहाँ हैं? मैंने कहा सर मैंने आज सबको बाहर बिठाया हुआ है। ऑडिट के वक्त कंपनी की पॉपुलेशन 100% चाहिए, 100% चाहिए। वो शुरू इससे करते हैं, बाहर बैठे हुए। अच्छा, तो कहेंगे ये सब अंधे होंगे? मैंने कहा नहीं सर अंधे तो नहीं है। मैं नहीं समझ रहा, कोई नहीं समझ रहा। उससे कहा अंधे नहीं है सब। मैंने कहा सर आंखों से चेक करते हैं। तो कहने का आंखें इक्विपमेंट नहीं है, आंखें भी तो कमज़ोर हो सकती। अब उसने कहा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, 2 दिन है, फौरी तौर से अब
कंट्रोल ऑफ इंस्पेक्शन इमेजिंग टेस्ट। अब इसकी कैलिब्रेशन तो होगी नहीं, अब क्या होगा, फौरी तौर सबकी आंखें चेक करवाओ डॉक्टर से, डॉक्टर का रिजल्ट प्रिस्क्राइब करा के उसको फाइल में लगाओ और प्रोसीजर। कभी ना कहना कि प्रोसीजर नहीं हो सकता, क्या इंसानी आंखें इंस्ट्रूमेंट नहीं है। उस दिन मुझे पता चला कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रोसीजर इम्प्लीमेंट ना हो। बिल्कुल जैसा आप हुआ वैसे मैंने बताया आपको, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, छोड़ दिया। जो नेक्स्ट जब नीचे ही डॉक्टर साहब बैठते थे, नीचे ही मैंने भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी आंखें 6x6 थी, वो लेके आगे मैं लगा दिया। नेक्स्ट डे उसने ऑडिट किया, उससे मैं दोबारा लिखा। उसने कहा देखो तुम्हारे उसके लिए कहता हूँ डॉक्टर से कहना कि डेट 1 महीने पहले की डाल दे ताकि तुम्हारे रिकॉर्ड स्ट्रेट हो जाए। तो डेट 1 महीने पहले की डलवा ली, सब लगा दिए, मुकम्मल हो गया। अब जो लोग जा रहे हैं क्या वो कॉम्पिटेंट हैं? बिल्कुल ठीक है, हेल्दी हैं, सही हैं, मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं कि वहाँ जाके इसको कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स भी इन्वेंट्री के अंदर ही आएगी, उसके बाहर नहीं आएगी। इन्वेंट्री से हम समझ लेते हैं फॉरेन स्टोर के अंदर रखी हुई चीज़ें, तो हम भी खुद इन्वेंट्री के अंदर शामिल होते हैं। क्लियर हो गया, ये चीज़ मुकम्मल हो गई। और जो ऑन जब उस वक्त चल रहा है वो तो क्वालिटी इंस्पेक्शन है और क्वालिटी टेस्टिंग है, दो चीज़ें। इंस्पेक्शन मैनुअल होगी और टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट से या इक्विपमेंट से होगी। ठीक हो गया। और एंड पे अगर आप कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल, जिसको अब हम वर्ल्ड वाइड इसको कर्व किया जाता है, क्योंकि एंड पे आप कंट्रोल कुछ नहीं करते बल्कि रिजेक्शंस को काउंट कर रहे होते हैं। मगर चूंकि एक स्टेप है तीनों का, इन सबको अगर आप मिला लेते हैं, इसको हम कहते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट। तो पीएमपी के अंदर जो टर्म इस्तेमाल होती है वो ना ये है, ना ये है, ना ये है, वो है क्वालिटी मैनेजमेंट। क्योंकि कभी कभी आप बिफोर कर ही नहीं सकते, इन कर ही नहीं सकते। मिसाल के तौर के ऊपर बिरयानी बनी है, कैसी बनी है, अब ना ये अच्छी बनी है पहले बताया जा सकता है, ना बनने के दौरान बताया जा सकता है, बनने के बाद ही एक निवाला खा के बताया जा सकता है अच्छी है या नहीं है। अब आप लाख सर मार लो, सुबह से लेकर शाम तक अंग्रेजी बोलो, मगर ये दोनों क्वालिटी कंट्रोल के चेक उस पर अप्लाई कर ही नहीं सकते। आप कैसे करेंगे? आप जब पक्के सामने आएगी तो बताएंगे ना आप। क्लियर हो गया। अब जो आफ्टर कंट्रोल है, अब ये क्या कहलाता है? अब वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। आफ्टर कंट्रोल, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, ये सारी टर्मिनोलॉजी जितनी भी है सब क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर PMI बॉक की है। जितनी भी टर्मिनोलॉजी जिसको ज़्यादातर आप इस्तेमाल होते हुए देखेंगे ISO सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड के अंदर, इसने वहीं से लिया है और वहीं से इसको बोरा किया। अब वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, इनमें फ़र्क क्या है? ये बिफोर यूज़ है और ये आफ्टर यूज़ है। कहीं कहीं वेरिफिकेशन होगी, कहीं कहीं वैलिडेशन होगी। सर्विसेज के अंदर कभी भी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे आप कैसे बताएंगे अच्छी है या ख़राब है? प्रोडक्ट के अंदर हमेशा ये एसी कितने टनेज का है, ये 2 टनेज का है, इसके लिए मुझे एसी को चला के इसको नीचे करके शटर को अपने मुंह को आगे करके खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मैनुअल बता रहा है कि इसकी टनेज 2 है। अगर इसको लेके 100 साल भी ना चलाया जाए तो भी इसकी टनेज बताई जा सकती है ना यार। अच्छा, अगर यकीन नहीं है आपको तो आप क्या करेंगे? उसको वेरीफाई करेंगे ना। इसके एयर के प्रेशर से वेरीफाई तो नहीं कर सकते आप। तो वेरिफिकेशन बिफोर यूज, नहीं चलाए नहीं लगाया, चलाए नहीं लगा हुआ है, 10 साल से लगा हुआ है, हराम है जो आज तक हमने चलाया हो। हम बता सकते हैं 2 टनेज है, हम प्रूव भी कर सकते हैं। मगर जैसे मैंने कहा ये खाना अच्छा है या ख़राब है, इसके लिए आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा। वैलिडेशन इज़ आफ्टर यूज़, हमेशा याद रखें। जो सर्विसेज है, जितना पोर्शन PMP में सर्विसेज का है उसमें वेरिफिकेशन नहीं है। सर्विसेज के किसी सेक्शन में वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, तो मैं अपनी बहन भाई के कहने पे 3 दफ़ा के बाद डॉक्टर साहब के पास चला जाऊंगा, पर मैं खुद कब कहूँगा बहुत अच्छे हैं? जब एक दफ़ा उनसे चेक करवा लूँगा।
नॉर्मली इसके अंदर जो मेरा तजुर्बा रहा, जो पीएमपी हमारे यहाँ से देते हैं, पीआई में हमारा ऑफिशियल सेंटर है जहाँ से लड़के इम्तिहान देते हैं, तो मैंने देखा सबसे कम नंबर का जो पोर्शन होता है ना 6 वाला, वो सर्विसेज का होता है। इसमें सबके नंबर सबसे कम कम आते हैं। क्यों? कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बोकर इंजीनियर आते हैं नेस्पाक के, डेस्कॉन के, कई उसके जो कर रहे होते हैं, वो इस साइन का बड़ा वीक होता है, क्योंकि कंसेप्चुअली हम चीज़ों को देखते नहीं हैं। हम तेज़ काम करने के आदी हैं, और आदमी बहुत तेज़ काम करता है, वो चीज़ों को ठहर के रुक के नहीं देखता, बस जल्दी मुकाओ निकलिए, मुकाओ निकलिए, मुकाओ निकलिए। हमारा ये नेशनल स्टाइल ही है ये। अगर एक आदमी गौर कर रहा है, सोच रहा है, आपने मैं दोस्त से कहा क्या कर रहा हूँ, दोस्त ने कहा मैं सोच रहा हूँ, आपने कहा उस्ताद कोई मसला है, तू चल बाहर चल, मैं तुझे बर्गर खिलाऊं, चल मैं तुझे कोक पिलाऊं, क्या खाएगा चल। आपने समझ लिया कि मेरा दोस्त बीमार हो चुका है या होने जा रहा है। उसने क्या कहा गरीब ने, मैं सोच रहा हूं, तो सोचना बीमारी है। वी नेवर थिंक, वी डू इट। अच्छा, हम कर भी जाते। देखो पागल बना इंडिया वालों को। राफेल के शेयर पहले दिन 5.03% गिरे, दूसरे दिन 10.1% गिर गए। फ्रांस वाले लेटे हुए जमीन के ऊपर। वो कह रहे ये वो तैयारा बनाया था जो आज तक नहीं गिरा था, हरामखोरों ने क्या कर दिया। और चाइना कहाँ किधर पहुंच गया वो। चाइना हाथ जोड़ के वैसे पाकिस्तान का नहीं यूँ कर बैठा, क्योंकि ये इस जंग ने दुनिया का पावर बैलेंस चेंज कर दिया। क्या समझ रहे हैं आप क्या समझ रहे हैं? ना देखिए इंडियन पाकिस्तानी मीडिया, सिर्फ मेरे कहने से आप वो पेपर पढ़े, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़े, फ्रेश टुडे पढ़े, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि किया क्या है इन्होंने और हुआ क्या है उनसे। इन्होंने किया क्या है, उनसे हुआ क्या। पावर बैलेंस चेंज हो गया। यूरोप जो समझ रहा था कि वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में हम सबके बाप है, चाइना ने कहा बेटा हम भी हैं बाप। वो बाप वो नहीं थे, वो ये थे बाप पागल जिन्होंने ये काम कर दिया। मतलब वो नहीं था ताकत जहाज के अंदर जो वो करके आ गया काम। द पावर बैलेंस ऑफ वॉरफेयर टेक्नोलॉजी हैज जस्ट दिस मच, बिल्कुल बदल गया है। वो पहला मौका है कि चाइनीज हाथ जोड़ रहे पाकिस्तानियों के सामने कि आप गुरु हो भाई, मान लीजिए गलती होगी, मगर साथ में आप गुरु भी हो। ये बातें कोई उम्रो यार की कहानी नहीं है। जो कुछ हुआ है वो ग्राउंड पे हुआ है। हम एक मशीन का नाम ले रहे हैं, राफेल, J-7 थंडर, ये मशीनें हैं। जहाज़ को मशीन कहा जाता है। एरोनॉटिकल लैंग्वेज में आप चेक करें, उसको मशीन कहते हैं। जहाज़ नहीं, एयरक्राफ्ट नहीं कहते, मशीन कहते हैं। इंजन ही चल रहा है ना, दे कॉल इट मशीन। मैं मशीन की बात कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा। तो जब आप बैठ कर जाते हैं, उससे आगे निकल जाते हैं, तो देन यू टू टच द न्यू हाइट्स। क्लियर हुआ? वैलिडेशन ये हमेशा बात। तो हम इसके ऊपर रुकते ही नहीं और रुक के देखते ही नहीं, अपनी टीम को उनसे पूछते ही नहीं, सवाल करते ही नहीं कैसा हुआ प्रोजेक्ट, ठीक हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कोई मसला तो नहीं आया। वी नेवर डू एग्जिट मीटिंग। इसको एग्जिट मीटिंग कहा जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, सब आके बैठ गए, सबको बुला लो, आ गए, कुछ खाने पीने के लिए मंगा लिया, कुछ चाय मंगा ली, कुछ बिस्किट मंगा लिए। जी मैं 100% करता हूँ। कोई कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, सब ख़त्म हो गई, लोग चले गए, हॉल बंद हो गया, अब मैंने सबको बुला लिया। और मैं ख़ास तौर से करता क्या हूँ कि बाहर लॉन, बहुत 2 लॉन बने हुए, मैं लॉन में बैठ जाता हूँ। क्योंकि क्या हुआ, टीम के अंदर कौन भी है, रियाज मसीह भी है, अशरफ मसीह भी है जो जैनिटर है। अब हमारे यहाँ लोगों के पास और तो कुछ है नहीं, अना बहुत है। अब अगर वो भी कुर्सी पे बैठ गया तो उनकी मुसीबत आ जाएगी। और बैठे तो रहेंगे मगर तिलमिलाते रहेंगे। तो मैंने कहा फिर घास पे बैठ जाओ, घास पे तो दायरा बनेगा, सारे उसमें आ जाएंगे। अब मैं एक एग्जिट मीटिंग करता हूँ। और कैसा रहा, कोई प्रॉब्लम? सर वो गेस्ट फना जो था ना, वो बहुत तंग करता था, और ये 10-15 मिनट की मीटिंग है। इत्माम इस बात का करता हूँ कि इस दौरान ही कुछ खाने पीने के लिए आ जाए, कोई चाय वगैरह आ जाए। सब लोग मेन गेट बंद कर दिया, अब कोई अंदर नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। टीम फारिग हो गई, लोग चले गए। अभी सफाई वफाई वो सब होनी है, बात की बात। अब बैठ के प्रोजेक्ट मैनेजर, जो खुद प्रोजेक्ट मैनेजर है और इंचार्ज भी है लाहौर का, वो और उसकी टीम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए और क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाली हैं, क्या हमें दोबारा नहीं करना और क्या हमें करना है। ऑलवेज डू, इसे कहते हैं एग्जिट मीटिंग। पीएमपी में कहा है एग्जिट मीटिंग, ऑलवेज परफॉर्म द एग्जिट मीटिंग।
हम कभी करते ही नहीं। और छोड़ो ना यार, ये भी कोई बात है करने वाली, हम करते ही नहीं। यूनिलीवर, नाम सुना यूनिलीवर का? आपने रिज़ाइन कर दिया। कराची में अवारी होटल है, अवारी होटल जहाँ पर भी है। कराची में अवारी होटल का जो बेसमेंट है, बहुत बड़ा बेसमेंट है, कोई 10 कनाल का बेसमेंट है। जितना बड़ा होटल है उतना बड़ा बेसमेंट है। वो पूरा बेसमेंट यूनिलीवर के पास है। यूनिलीवर का हेड ऑफिस है। बैंक की ब्रांच अलग यूनिलीवर के लिए खुली हुई है, हबीब बैंक की। ठीक हो गया? अच्छा जी, मैं काम करता था मार्केटिंग मैनेजर, मैंने रिज़ाइन कर दिया, रिज़ाइन हो गया। कोई मेरे ऊपर चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने नौकरी छोड़ दी, फॉर पर्सनल रीज़न छोड़ दी। ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, तमाम ड्यूज फ्यूज चेक बन के आ गया। एक्सपीरियंस लेटर मुझे मिला, 7 चेक मिला। चेक डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट हो गया। अब चूंकि लिवर का अकाउंट भी वही है, एम्प्लॉय का अकाउंट भी वही है, तो डिपॉजिट ना हुआ बल्कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया। अब एचआर मैनेजर ने मुझे चेक दिया, डिपॉजिट स्लिप भरी हुई है, उससे मेरे सामने भरी, चपरासी को दिया, वो दे के आया, वापस आके दिखाया जमा हो गया है। मुझसे कहा चेक करें। अभी बैंक ने 1-1 करके उनको पासकोड दिया हुआ है, चेक किया, पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। अब मुझे कोई ख़तरा नहीं है कि लिवर का मुझे मेरे ऊपर कोई दबाव है, कुछ है। अब उसने कहा अभी 2 बज रहे हैं, आपको आज थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, 4:30 बजे मुशर्रफ भाई आपसे आपके साथ कॉफ़ी पिएंगे। मुशर्रफ भाई लिवर पाकिस्तान की कंट्री डायरेक्टर। आपने अपनी सर्विस के दौरान मुशर्रफ भाई को नहीं देखा, आज देखेंगे आप। 4:30 बजे आप गए, उसने आपको मिलाया, बिठाया, ठीक ठाक, खैरियत, सर्टिफिकेट आपने कहिए, ड्यूज़ आपने कहिए, एवरीथिंग क्लियर, कोई कुछ तो नहीं है, नहीं। कॉफ़ी पिए, और घर में कौन है, ये कौन है, वो कौन है, बात करके। वाई हैव यू लेफ्ट लिवर? क्यों छोड़ा? अब आप जवाब देने बिल्कुल आज़ाद हैं। सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है, पैसे आपके आ चुके हैं, कोई दबाव नहीं है। अब आपने बताया कि वो कतन ये नहीं कहेगी अच्छा तुम उस आदमी की वजह छोड़ा था, नहीं नहीं नहीं, बड़ी बुरी बात है, फाड़ के फेंको, दोबारा ज्वाइन करो। वो आपको रोकेगी नहीं। दैट इज कॉल्ड एग्जिट इंटरव्यू। एचआर में कहते हैं एग्जिट इंटरव्यू। तुमने छोड़ा क्यों? यूँ छोड़ा, ओके थैंक यू, बहुत शुक्रिया, कॉफ़ी ख़त्म हो गई, आप निकले बाहर, निकलते चले गए, अपने घर चले गए। अब उसने अपने यहाँ इस चीज़ को दुरुस्त करने के लिए, एचआर में कहते हैं पीपल नेवर लीव अ गुड कंपनी, दे लीव द बैड मैनेजर। लोग अच्छी कंपनी को नहीं, ख़राब मैनेजर को छोड़ते। आप 100 तारीफ़ें करें, कहते हैं मेरा बॉस बहुत कीकड़ का बीज था। इस चीज़ को देखने के लिए कि मैं इसको अपने यहाँ सही कर सकूं, वो कंट्री डायरेक्टर जिसको आपने 12 साल की सर्विस में बराह रास्त कभी 1 to 1 नहीं देखा, फंक्शन में देख लिया, ऐसे देख लिया, वैसे देख लिया। ये लिवर का स्टैंडिंग रूल है, कोई काम करता है उसको पूछ लो, बिल्कुल कुछ ऐसे ही होता है जैसे मैंने बताया आपको, सब ऐसे ही होता है जैसे मैंने बताया। उसके लिए जो रिज़ाइन करके जा रहा है, जो रिटायर होकर जा रहा है, उसके लिए ये नहीं है। उसका तो फेयरवेल होती है जैसे हर जगह होती है, आपके यहाँ भी होती होगी, क्लियर हो रहा है? तो इसलिए एग्जिट मीटिंग ज़रूर होनी चाहिए। जब प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो जाए फिर एग्जिट मीटिंग हो, जिसमें आप वैलिडेट करते हैं कि क्या क्या गलतियाँ हुई, क्योंकि ये गलतियाँ वो हैं जो क्वालिटेटिव हैं, ये कभी भी बुक के ऊपर नहीं आएंगी, ये बुक के ऊपर नहीं आएंगी, ये आपके एचआर से मुताल्लिक हैं। और जो चीज़ें एचआर से मुताल्लिक हैं वो कभी भी बिफोर नहीं हो सकती, ऑन नहीं हो सकती, वो आफ्टर होती है हमेशा। क्वालिटी हमेशा आफ्टर होगी, बिफोर या ऑन नहीं होगी। मगर इसका हमारे यहाँ कोई रवाज ही नहीं है तरह से। मैंने जब शुरू किया मुझे बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा। और आपको पता है हिंदुओं कहते हैं कि नंगे से भगवान भी डरता है। अब बोले कौन कोई हमारे सामने, जो बोलेगा वो बुआ खोलेगा। अब लोग आदी हो गए और सेंटर्स पे होना शुरू हो गया। डायरेक्टर साहब एक दफ़ा आए हुए थे, मैंने उनको ही बिठा लिया, आबिद साहब, क्योंकि मैं जब जनरल मैनेजर था, जब मैं डिप्टी जनरल मैनेजर था, वो जनरल मैनेजर थे, मैं जनरल मैनेजर हुआ, डायरेक्टर हो गए, तो वो और मैं 7 साल एक ही कमरे में बैठे, तो इसके लिए उनकी मुझसे एक मोहब्बत ताल्लुक भी है। एक दफ़ा उनको ही मैंने बिठा लिया, वो बैठे, कहेंगे मेहमान तो बड़ी मज़े की चीज़ है यार। मैंने कहा और क्या देखे आप, वो बता रहा है वहाँ साबुन कम हो गया था, वहाँ टिश्यू कम हो गया था। अब डायरेक्टर सुन रहा है ऐसी बातें, कह रहे ये सब बातें आती है। मैंने कहा हाँ ना सर, सारी बातें आती हैं, हम अगली बार में इसको एड्रेस करते हैं। फिर कहने गुड शाबाश। मैंने कहा सब बोल रहे हैं, सबका एक एक बराबर का हक है। हर आदमी बता रहा है कि उसको अपने एरिया में क्या प्रॉब्लम पेश आया,
वो प्रॉब्लम तो शायद आपके लिए बहुत छोटा हो मगर प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा है। अगर एक गेस्ट कह रहा है कि टिश्यू ले आओ और टिश्यू ख़त्म हो चुके हैं, तो अब रियाज क्या कर सकता है? सिर्फ यही कर सकता है कि तू किसी और टेबल से उठा के डब्बा वहाँ ले जाके रख देगा। अगर किसी टेबल पे गुंजाइश ना हो फिर वो क्या करेगा? ये गाली किसके लिए है? हमेशा एग्जिट मीटिंग ज़रूर करें, ज़रूर करें। काम ख़त्म हो जाए उसके बाद पूछें, हमेशा करें। कोई नया काम करने के लिए जा रहे हैं, आप नया काम करने ऑफिस के अंदर हो गया, ख़त्म हो गया, अब बुला के पूछें, भाई फर्स्ट टाइम ये काम हुआ था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया? पहले वो हैरान होगा, फिर आपको बताएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए आप अपने आप को बेटर प्लान कर सकते हैं, बट वी नॉर्मली नेवर डू दैट। क्लियर हो गया? वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, यहाँ 3 जगहों के ऊपर हम किसके अंदर बात कर रहे हैं? कंट्रोल के अंदर, है ना। हमने शुरू किया था कंट्रोल की एक्टिविटी के साथ। क्लियर हो गया? कंफर्मेशन के लिए। तो कंट्रोल किस चीज़ के लिए? कंट्रोल इज फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन जहाँ क्वांटिटेटिव है वहाँ कंट्रोल ये होगा, और जहाँ क्वालिटेटिव है वहाँ कंट्रोल ये होगा, आफ्टर होगा। उसमें ऑन और बिफोर और ऑन होगा, उसके अंदर आफ्टर होगा, उसके अंदर आफ्टर होगा जो क्वांटिटी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहाँ तक है? क्लियर हो गया? अच्छा, वेरी गुड। हाँ भाई, अब तोड़ दे, फोड़ दे, आग लगा दे, हर चीज़ को दहला दे, बर्बाद कर दो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हुआ? ठीक है। अभी असल क्या है, ये चीज़ें इस तरह क्लियर क्यों नहीं हो रही? मुझे भी पढ़ाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, अंदर से दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम ये चीज़ें जब पढ़ाते हैं तो इसके डॉक्यूमेंट के साथ पढ़ाते हैं। ये पहला मौका है जो मैं बगैर डॉक्यूमेंट के पढ़ा रहा हूँ। जब डॉक्यूमेंट सामने होता है तो आपको इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती। लोग बैठे होते हैं सब क्वालिफाइड और फ़ौरन समझ जाते हैं। आधा डॉक्यूमेंट तो खुद ही समझ जाते हैं, आधा आप बता देते हैं। ठीक है, तो जब डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है मुकम्मल, तो फिर आखिरी क्लास मैंने मुकम्मल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन की रखी है, पूरी क्लास रखी। जो नेक्स्ट इंशाल्लाह मीटिंग होगी उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है 4 टियर के, जिसका तरीका मैं आपको बता दूँगा, फिर आप उसको डेवलप करेंगे। जब आप डेवलप कर लेंगे ना, तो ये अप्रोचेस आपके उस वक्त काम आएंगी जब डॉक्यूमेंट को आप डेवलप कर रहे होंगे। क्योंकि ये ना पता हो तो डॉक्यूमेंट को डेवलप नहीं कर सकते आप। जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल का डॉक्यूमेंट है, वो है तो क्वालिटी कंट्रोल का, मगर हर कंपनी के प्रोसेस के मुताबिक उसके अंदर कस्टमाइजेशन होती है। तो पीएमपी तो जेनरिक बता रहा है कि आपने यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल का एक फॉर्म लेवल 4 का तैयार करना है। अब लेवल 4 के फॉर्म के कंटेंट्स क्या होंगे, ये नो वन इज टेलिंग यू एंड नो वन कैन टेल यू, बिकॉज यू नो योर प्रोसेस बेटर देन एनीवन एंड एवरीवन। आप किसी से भी अपने प्रोसेस को बेहतर जानते हैं। मैं सिर्फ आपको पैरामीटर बता सकता हूँ जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, और उसके अंदर जितनी दरकार मिसालें हैं वो दे सकता हूँ जो मैं दे रहा हूँ, मगर इसके कंटेंट ओरिजिनली क्या होंगे ये मैं क़यामत की सुबह तक आपको नहीं बता सकता। वो मुझसे बहुत बेहतर आप जानते हैं। क्लियर है? जब डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट संभाल लें, अपने पास रख लें। जब डॉक्यूमेंटेशन, मैं आपके एमडी को बुलाऊंगा उस क्लास के अंदर, बैठो यहाँ आके, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की कॉस्ट है, टाइम के मानों में कॉस्ट है जो देना पड़ेगी आपको। अगर वो नहीं देंगे तो फिर ये ना दे आप, उसको कोई फ़ायदा नहीं। एक चीज़ जो मैंने पिछली बार बताई थी, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैंडेज। अच्छा, अब प्रोजेक्ट है जनाब 5 डेज का, 5 डेज प्रोजेक्ट, 5 दिन का प्रोजेक्ट है, 5 डेज का, 5 डेज का, 1 2 3 4 5 है जी, 5 डेज का प्रोजेक्ट, 5 डेज। अब हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर क्या करना है, क्या करना है, इसे कहते हैं, मैं जो बना रहा हूं इसे कहते हैं टाइम प्लान। अब 5 डेज का प्रोजेक्ट है, ठीक हो गया। अब पहले दिन कितने बंदे काम करेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर? 5, 2 6 4 3, 4 3 7 और 6 13, 2 15 और 5 20। तो कितने मैंडेज हो गए? 20 मैंडेज। क्लियर हो गया? इसे कहते हैं मल्टीपल मैंडेज।
मल्टीपल मैंडेज का मतलब क्या होता है? मैंडेज की तादाद तमाम कैलेंडर में यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट, तो उसको कहते हैं मल्टीपल मैंडेज। मल्टीपल मैंडेज हमारे यहाँ कोर्स हो रहा है 3 दिन का, मान लो 3 दिन का कोर्स है, ट्रेनर है 2, एक सुबह सेशन किया, एक ने शाम को किया, अगले दिन फिर एक ने सुबह, एक ने शाम, सुबह शाम सुबह शाम, 3 दिन। एक करा रहा है, एक बैठा हुआ है, बाहर चला गया, घुमा फिरा, चाय पिया, आके फिर बैठ गया। तो ये प्रोजेक्ट 3 दिन का है और कितने मैंडेज का है? 6 मैंडेज का है। ये तीनों 6 मैंडेज कैसे है? यूनिफॉर्म है। 2 ट्रेनर निकाल के माइनस करके 3 दिन के लिए क्लाइंट को दे दिए। अब वो वहाँ सो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारे पास नोट हो गया 3 कैलेंडर डेज 6 मैंडेज का प्रोजेक्ट है। हमारे 2 बंदे 3 दिन PIM में नहीं है, वो पड़े मुल्तान जंगल के अंदर और ऑयल रिफाइनरी पे कोर्स करा रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो वो क्या कहलाएंगे? यूनिफॉर्म मैंडेज। ये कहलाते हैं मल्टीपल मैंडेज, क्योंकि सबके अंदर डिफरेंट हो रहा है। अब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? इसका फ़र्क ये होगा, हर मैंडे की जो कॉस्ट शीट है, इसे कॉस्ट शीट कहते हैं। थोड़ा बहुत फाइनेंस का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जनरल फाइनेंस कहलाता है, जिसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा फाइनेंस का फार्मूला पता होने की ज़रूरत नहीं, आप कॉमन सेंस पे देख सकते हैं। अब हर मैंडे की जो कॉस्ट शीट है वो डिफरेंट होगी। कोई मैंडे हैवी कॉस्ट करेगा और कोई मैंडे लो कॉस्ट करेगा, डिफरेंट होगी। तो इसका अफेक्ट मेरी कॉस्टिंग के ऊपर पड़ रहा होगा, बैक एंड के ऊपर। तो मुझे पता रहेगा कि ये मुझे आज का दिन बहुत महंगा पड़ रहा है, ये मुझे कम पड़ रहा है, या आप आइडिया लगा सकते हैं। और सबसे महंगा तो ये दिन है जो 6 बंदे काम कर रहे हैं। तो आप इसको आसानी कॉस्ट शीट पे वैल्यू कर सकते हैं कि आज का मैंडे कितने का पड़ा मुझे। तो हर दिन अलग अलग आ रहा होगा। फिर कॉस्ट शीट से आप टोटल कॉस्ट निकालते हैं और डिफरेंस निकाल के देखते हैं कि टोटल कॉस्ट और डिफरेंस में कितना फ़ायदा हो मुझे। आपको नहीं पता इनकम टैक्स, एक्सपेंस, फैक्पेंस, ये फाइनेंस वालों का काम है, वो करेंगे। और आपको एक रफ आइडिया आ गया कि यार ये प्रोजेक्ट था 2 लाख रुपए का, इसके ऊपर मेरे मैंडेज लग गए हैं 70,000 रुपये के, तो 1,30,000 बचा। रिसोर्सेज मैंने इस्तेमाल की इसके ऊपर 40,000 की, तो बच गया पीछे से 90,000। अब इसमें टैक्स पैक जो भी है वो साथ। तो आप एक रफ आइडिया लगा लेते हैं टाइम प्लान के ऊपर कि आपके मैंडेज के अंदर कैसे कैसे मैंडेज हैं। तो हमेशा इसको प्लान कर लें उसके ऊपर कि किस दिन कितने आदमी मैंने भेजने हैं, हमेशा याद रखें। ये डेली के हिसाब से प्लान आपके पास हो कि कितने, ये टाइम प्लान और मल्टीपल 90% याद रखिएगा, आपको यूनिफॉर्म मैंडेज बहुत कम मिलेंगे, 90% आपको मल्टीपल मैंडेज मिलेंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि तमाम प्रोजेक्ट पे हर रोज़ 5-5 लोग जा रहे हैं, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। हो भी सकता है मगर नॉर्मली नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स फ्लक्चुएट करती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो लिहाजा हर मैंडे अलग है, सब सेम नहीं है, सब सेम नहीं है। 5 लोगों को 5 दिन की तनख्वाह देनी है, 5 लोगों को। तो 5 लोगों को 5 दिन की तनख्वाह नहीं देनी है, 25 दिन की तनख्वाह देनी है। 5 लोग जब 5 दिन काम करेंगे तो 25 डेज हो जाएगा ना। ये मैंडे का उसका फ़र्क है। हम उसको जब मिला के लेते हैं तो हम ये भूल जाते हैं। हम 5 लोगों को 1 महीने की तनख्वाह दे रहे हैं, तो आप 1 महीने की नहीं दे रहे हैं, आप 150 दिन की तनख्वाह दे रहे हैं। तो कैलेंडर ईयर आपको कंफ्यूज कर देता है ओरिजिनल कॉस्टिंग के मुकाबले में। चूँकि कंपनी साल के एंड के ऊपर सारे प्रोजेक्ट को मिलाकर नुकसान फ़ायदा देख रही होती है, लिहाजा उसको ये अंदाज़ा नहीं होता कि इस प्रोजेक्ट पे हमको नुकसान हुआ है, किस पे हमको फ़ायदा हुआ है, घी कहाँ गिरा, थाली में गिरा, कोने पे गिरा या बीच में गिरा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप इंडिविजुअल कॉस्टिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कहाँ आपने। मैंने पहले दिन ये कहा था कि जब आप ये शुरू करें हर प्रोजेक्ट की कॉस्ट शीट अलग बनाएं, ताकि आपको पता रहे कि इस प्रोजेक्ट पे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जानबूझ के देखो, कभी कभी जानबूझ के भी हम नुकसान में काम करते हैं। क्यों करते हैं? मिसाल के तौर के ऊपर मैं ये मार्कर बेचता हूँ। पीसी होटल ने मुझे कहा जनाब ये काले वाले हमको 100 मार्कर दे दें। ये आप क्या करेंगे जी? पीसी के अंदर 20 नोटिस बोर्ड्स हैं,
हम उसके ऊपर लिखते हैं। ओके। एक कंपनी ने मुझे कहा काले वाले 1000 मार्कर भेज दे, हर महीने 1000 मार्कर भेजते जाएं 30 तारीख को, पूछने की ज़रूरत नहीं है, इशू कर दिया हमने आपको। ठीक हो गया। पीसी ने कहा 100 मार्कर दे दे, जब ख़त्म होंगे, कब ख़त्म होंगे, 3-4 महीनों में ख़त्म होंगे, फिर हम 100 और ले लेंगे आपसे, खुद से ना भेजिएगा, हम बताएंगे तो भेजिएगा। ओके। एक ने कहा 1000 भेज दें, हर महीने 1000 भेजते रहें, एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक हो गया। सही है। अब दोनों में से कौन सा कस्टमर है जिसको मुझे फोकस करना है? हाँ, 1000 वाला है ना, 1000 वाला। कौन सा फोकस करना चाहिए? स्ट्रैटेजिकली मेरे लिए कौन सा कस्टमर इंपॉर्टेंट है? स्ट्रैटेजिकली मेरे लिए 100 वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पीसी होटल है। मैं पीसी होटल का नाम गाकर 100 जगह से और ऑर्डर ले सकता हूँ। भाईजान ये मार्कर पीसी होटल में इस्तेमाल हो रहा है, अभी फ़ोन करें, अभी फ़ोन करें, आप अभी बात करें। अंजुम नवाज साहब होते, मेरा बताएं मोहम्मद रिजवान, वही फ़ोन करें। एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को उनकी गली के बाहर कोई भी नहीं जानता। यहाँ क्या लिखा हुआ है? स्ट्रैटेजिकली कौन सा कस्टमर इंपॉर्टेंट है, ये अगर मेरी प्रोफाइल पीसी होटल का नाम आ गया तो कितने लोग मुझे ऑर्डर देंगे। तो कभी कभी जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा इस प्रोजेक्ट पे तो कुछ भी नहीं बचा है यार, जेब से जेब पैसे गए, इस प्रोजेक्ट पर जो जो कमाए थे वो लगा दिए। कोई बात नहीं, अगर वो प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है तो हर काम मुनाफे के लिए नहीं होता, कल कमा लेंगे। मगर आपको पता तो रहे, आपको पता तो रहे कि इस प्रोजेक्ट से हमने कुछ नहीं कमाया, या आप ये क्यों नहीं हो रहा अब तक, और क्यों नहीं हो सक रहा? यूँ नहीं हो सक रहा कि हम मैंडेज के ऊपर काम नहीं कर रहे थे। जब मैंडे पे काम करेंगे तो कॉस्ट शीट के अंदर ओरिजिनल प्रोजेक्ट की अर्निंग निकल के आपके सामने आएगी। जब तक कैलेंडर डे पे काम करते रहेंगे, 5 आदमियों को 5 दिन की तनख्वाह दी, 5 दिन की नहीं दी, 25 दिन की दी है आपने। 5 आदमी 1 दिन काम कर रहे थे तो 5 दिन हो गए ना। आप 5 आदमी के 5 दिन में 5 दिन लगा रहे, वो 5 दिन कहाँ हैं? आप मुझे भी बताओ ना यार, मैं प्लस माइनस की बात कर रहा हूँ, कोई कहानी तो नहीं सुना रहा आप। भाई एक आदमी 5 दिन करेगा तो 5 दिन होंगे ना, 5 आदमी 5 दिन करेंगे तो 25 दिन होंगे ना। आप कह रहे हो 5 दिन तनख्वाह दी, 5 दिन निकाल दिया आपने। क्लियर है? जब आप इस पर करेंगे ना तो ये कॉस्ट शीट निकल के आएगी। इतना आप लोग अगर प्रोजेक्ट मैनेजर आप लोग हैं जी, अच्छा अगर आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो इतनी तो आपके पास वो होनी चाहिए कि आपको पता लग जाए कि ये प्रोजेक्ट मेरा किस उसके ऊपर जा रहा है। सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। खाली अप्रोच के अंदर मुझे 100 मार्कर पे बंदा गया, यहाँ से पीसी होटल वापस आया, मोटरसाइकिल अवेलेबल नहीं थी, उन्होंने कहा 1 घंटे में चाहिए, वो 26 सीधी जीप खड़ी थी उसके अंदर गया, आया, जब वापस आया साला को 2000 का पेट्रोल जल गया, मैंने कुछ भी ना कमाया। मगर मैं इसके नाम को कैच करके 50 और जगह से काम ले सकता हूँ। मैंने ये अब ये नहीं कि यार कस्टमर को स्ट्रेटेजिक मान लूँ मैं। मान लो कि आपके पास सिविल एविएशन का काम आ जाता है, लाहौर एयरपोर्ट का, उसको गा के आप 50 काम पकड़ सकते हो ना, चाहे उसमें से आप कुछ भी ना बचे। क्लियर है? और आप ऐसी एबीसी कंपनी के 100 प्रोजेक्ट भी कर लो तो उसको कौन जानता है। तो कुछ जगहों के ऊपर आप जानबूझ के नुकसान में काम करते हैं, नंबर 1। कुछ जगहों के ऊपर आप कॉस्ट टू कॉस्ट काम करते हैं, नंबर 2। मगर आपको पता होता है कि आप नुकसान में काम कर रहे हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि यहाँ से मुझे आगे बहुत काम मिलेगा, या यहाँ की वजह से मुझे बहुत काम मिलेगा। आगे बहुत काम मिलेगा यूनिफॉर्म कस्टमर, यहाँ की वजह से काम मिलेगा स्ट्रैटेजिक कस्टमर। मगर ये बात अन्यथा नहीं हो रही है कि मुझे पता ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, मैंने प्रोजेक्ट पे कमाया है या जेब से कमाया है। बिल्कुल सेम है अप्रोच। देखो ना, बैंक में गया अकाउंट खोलने के लिए, मैं गया, मैंने जी 100 रुपये से खोला, ये गई 1 लाख से खोला। बैंक की तरफ से अकाउंट ओपनिंग का वो छोटा सा वो आता है, थैंक यू आपने बैंक, वो दोनों को सेम आता है। अच्छा, इनके अकाउंट में 1 महीने में 1 अरब रुपये जमा हो गए, मेरे अकाउंट में 25,000 पड़े हुए। अब ये जाएंगी बैंक तो बैंक मैनेजर बाहर आके इस्तकबाल करेगा, ये चेक देंगी, बैठे रहेंगी, कैश होके आ जाएगा। अब इनकी हैंडलिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी, मगर बैंक डॉक्यूमेंट के अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा।
जी आपका तो 100 रुपये का अकाउंट था, आपका पर्ची छोटी सी है, इनका लाख का था, इनकी सोने की है, ऐसा तो वो नहीं करेंगे। मगर मुझे ये पता है कि अगर यहाँ मैं नुकसान कर रहा हूँ तो इससे मैं कमा लूँगा आगे। ये मैं कह रहा हूँ, ये जो अंधेरे में काम हो रहा है ना, मैं इसकी नफ़ी कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि लॉस हो रहा है, मुझे पता है, हाँ पता है, ओके कोई बात नहीं, अब आगे कमाएंगे इससे, वेरी गुड। मगर मुझे पता ही नहीं कि लॉस हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है यार, मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना। हम तो एंड के अंदर बैलेंस शीट देख के कह रहे हैं कि हाँ इस साल हमने 50 लाख रुपए बना लिए, सारे खर्चे निकाल के नेट 50 लाख। भाई इसमें से कितने आपने नुकसान किए, कितने आपने फ़ायदे किए। एक बात मेरी हमेशा याद रखना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, कभी कभी किसी प्रोजेक्ट को छोड़ कर जो फ़ायदा होता है वो उसको करके नहीं होता, यकीन करो। कड़वा घुट पीना पड़ता है। वो जो सियाने होते हैं ना वो कहते छोड़ दे भाई, नहीं करते हम ये काम। आप महंगे हो जाएंगे तो कम बिकेंगे, सस्ते हो जाएंगे तो नहीं बिकेंगे। और टकटक हो रही है यार, छोड़ दो उनको यार। महंगे होंगे तो ये कहेगा ना कि महंगे हैं, इनको ना बुलाना। सस्ते हैं तो नहीं बिकेंगे, लिख के देता हूँ मैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कॉस्ट शीट इसलिए बनी है, पीएमपी में जो मार्केटिंग का पोर्शन है वो इसीलिए है, ये बताने के लिए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इतनी कॉस्टिंग तो आनी चाहिए यार। किसकी तनख्वाह 200 रुपये महीने की है तो एक दिन के कितने होते हैं, ये कैलकुलेशन करने के लिए मुझे क्या सीए करने की ज़रूरत है? आई जस्ट नीड अ कॉमन सेंस। तो ये कॉस्ट शीट में कॉमन सेंस कॉस्टिंग कहलाती है। ये कॉमन सेंस कॉस्टिंग ये कहती है कि मुझे पता रहे मोटा मोटा यार कि इस प्रोजेक्ट पे कुछ मिल भी रहा है या अन्य सर्विस ही हो रही है खाली। ये मैं कहना चाहता हूँ, क्लियर हो गया? अब उस डीलिंग सबकी सेम है, अप्रोच मुख्तलिफ है। अप्रोच क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि वो स्ट्रैटेजिक है, उसका फ़ायदा मुझे बाद में मिलेगा, मैं फोकस करूंगा उसको, क्यों नहीं करूंगा। हमने ये कॉस्ट शीट हर प्रोजेक्ट की बनानी, अपने लैपटॉप पे बनानी, किसी से बात के बगैर बनानी। इतने बंदे गए इनकी, ये एक दफ़ा ये आपने डॉक्यूमेंट को बना लिया, डॉक्यूमेंट नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, एक दफ़ा आपने इसको बना लिया फिर ये फिल इन द ब्लैंक हो जाएगा। मैं इसका आइडिया दूंगा, डिज़ाइन आप खुद करेंगे, मगर हर प्रोजेक्ट की कॉस्ट शीट हमारे पास होनी चाहिए ताकि हमें पता तो रहे। हमें नहीं पता प्रोजेक्ट कितने में बुक हुआ, हमसे कहा गया इरफान साहब 3 दिन के लिए सितारा केमिकल जाना है आपको फैसलाबाद, कोर्स कौन सा है? द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। 30 लोग हैं, गाड़ी सुबह ले जाएगी, ड्राइवर मौजूद रहेगा, शाम को ले आएगा। गए, कोर्स करा दिए, तीसरे दिन जब गए सर्टिफिकेट भी ले गए, दिए, उन्होंने बांटे, तालियां बजी, चाय हुई, हम वापस आ गए। हमें नहीं पता कि प्रोजेक्ट कितने में लिया गया, कितने पैसों में लिया गया, ये हमें नहीं पता, ना हमने पूछा ना किसी ने हमको बताया। ये जाने फाइनेंस वाले, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, ठीक है? तो आप जो काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, आपको नहीं पता कितने का प्रोजेक्ट, ओके। कॉस्टिंग करने में फ़ायदा क्या है? कॉस्टिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको एक्सटर्नल फैक्टर की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। मेरे कितने पैसे लग रहे हैं, आ रहे कितने, ये तो बात की बात है ना। कॉस्ट शीट कह रहा हूं मैं, एक्सपेंस शीट नहीं कह रहा। इस पे आप कॉस्ट लागत को कहते हैं, लागत मेरे कितने पैसे लग रहे हैं। भाई कोई अंधेरे में काम तो नहीं, कब्र में तो नहीं पड़ा हुआ है, कोई तो आदमी है जिसको पता है प्रोजेक्ट कितने का है, पता है ना। जब ये कॉस्ट शीट में उसके साथ मैं रखूंगा वो तो 1 सेकंड के आधार में से बता देगा आया या गया। तो कॉस्टिंग के लिए आपको किसी एक्सटर्नल फैक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। हाउ मच इज दिस प्रोजेक्ट इज कॉस्टिंग टू मी, हाउ मच, दिस मच, हाउ मच हैव यू अर्न। आपका इलाका नहीं, आप कौन है, इंजीनियर है, आप क्यों पूछ रहे हैं आप? ओके जी सॉरी, नहीं पूछता मैं, फिर जो बात। बट ऑन योर एंड यू मस्ट नो कि मैं इस प्रोजेक्ट कैसे हैंडल कर रहा हूँ। और जो फिक्स कॉस्ट है, अब कॉस्ट को जो फिक्स कॉस्ट आएगी वो तो आप देंगे, जो वेरिएबल कॉस्ट है प्रोजेक्ट के ऊपर फिक्स कॉस्ट प्रोजेक्ट पे वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है। अभी साबित करता हूं इंशाल्लाह। आप फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी जब डे मैन डे में कन्वर्ट होगा। अब मिसाल नंबर 1, 5 लोग जा रहे हैं, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5। नंबर 1, इसकी सैलरी, एक बात आप समझ लें, फाइनेंस का तो कोई बंदा नहीं है यहाँ पर, आप हैं फाइनेंस के। अच्छा, फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इसका ताल्लुक अमाउंट से नहीं होता है,
200 रुपये हर महीने मैंने देने हैं, ये फिक्स कॉस्ट है? नहीं, फिक्स कॉस्ट नहीं। इसका ताल्लुक टाइम से होता है। जैसे आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ को क्या लिखता है? फिक्स कॉस्ट। सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ हर महीने ऊपर नीचे होती है, इसका अमाउंट। अच्छा, नंबर 2, यूटिलिटीज़ बिल, बिजली, कभी क़यामत तक एक जैसा बिल नहीं आएगा। वाटर, गैस, बस यही रुक जाओ। सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, ये चारों के चारों खर्चे जब तक ये कंपनी है क़यामत की सुबह तक होंगे ना, अमाउंट हमेशा मुख्तलिफ होगा ना। ये किस में आएंगे? ये आएंगे फिक्स कॉस्ट में, क्योंकि ये टाइम के हिसाब से है, ये टाइम के हिसाब से हैं। अच्छा जी, अभी कोर्स हो रहा है, अभी हम चाय पियेंगे, साथ में हमको बिस्किट भी सर्व करेगा। अभी कोर्स ना हो रहा हो तो नहीं करेगा, चाय करेगा, बिस्किट नहीं करेगा। अब बिस्किट की कॉस्ट क्या कहलाएगी? वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, सिर्फ प्रोजेक्ट की कॉस्ट, वो वेरिएबल है, और जो प्रोजेक्ट के बगैर भी कॉस्ट है वो फिक्स है। अब इस आदमी को मैंने भेज दिया प्रोजेक्ट के ऊपर, ये फिक्स एम्प्लॉय था कंपनी का, इसको सैलरी तो मिलनी थी ना, मगर अगर आज ये काम ना करता, ऑफिस में बैठा रहता, तो भी सैलरी मिलती या नहीं मिलती? जैसे मैंने पहली क्लास में कहा था, हम इतवार को घर में सो रहे, तनख्वाह मिल रही है या नहीं मिल रही? हमारा इतवार भी कंपनी की तरफ से पेड है। अच्छा, अब ये आदमी खाली बैठा रहता, इसकी सैलरी तो फिक्स थी, इसको उठा के मैंने कहाँ डाल दिया? यहाँ पे। तो यहाँ क्या बन गया? मैंडे बनते ही ये फिक्स से निकल के इसमें आ गया, वेरिएबल में आ गया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फिक्स कॉस्ट कोई नहीं है, सारी कॉस्ट वेरिएबल है। अगर कॉस्ट फिक्स हो, कोई माइका लाल उसमें से कुछ बचा नहीं सकता। ये तो आपने देना ही है, इसमें क्या कमी हो सकती है? बचत कहाँ पे होती है? जहाँ कॉस्ट आपके पास वेरिएबल होती है। ये एज पर प्रोजेक्ट होती है। जब प्रोजेक्ट मिलता है, आप ऐसी कुछ चीज़ें मंगवाते हैं जो बोर्डों पे लगी हुई हैं, तो प्रोजेक्ट मिलता है तो मंगवाते हैं ना, अगर ना मिले तो नहीं मंगवाएंगे ना आप। क्लियर है? तो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट को फोकस करते हैं, किसके अंदर? हम कॉस्ट शीट के अंदर। और ये कॉस्ट वेरी कर रही है। इस मंडे की जो कॉस्ट है वो इस मंडे की कॉस्ट से कम है ना, इस मंडे की कॉस्ट इस मंडे की कॉस्ट से कम है ना, इस मंडे की कॉस्ट से 300% ज़्यादा है ना। मगर सारे जो लोग काम कर रहे हैं वो सब के सब कंपनी के मुस्तकिल मुलाजिम हैं ना। पॉइंट क्लियर हुआ? नहीं हुआ? एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ। जब आपने इसको कहा कि हम जो हमारा एम्प्लॉय है वो एक फिक्स कॉस्ट के ऊपर हमने उसको हायर कर लिया, जब हमने उसको प्रोजेक्ट पे डाला तो वेरिएबल कॉस्ट आप कह रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट पे आ गया। जैसे ही उसका, मैं आप सवाल मुकम्मल कीजिएगा, जैसे ही उसका डे मंडे में गया तो उसकी कॉस्ट वेरिएबल होगी। अब आप कंटिन्यू करें। अच्छा, अब वो वेरिएबल में आ गई, आपने कहा वेरिएबल में आ गई, लेकिन बिहाइंड द सीन आफ्टर द 30 डेज मैंने उसको फिक्स पे तो करना तो कर दिया आपने। प्रोजेक्ट की अर्निंग प्रोजेक्ट की अर्निंग तो वेरिएबल है, लेकिन जो बंदा है, स्पेसिफिक बंदा जिसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि वेरिएबल हो गया है, लेकिन एक्चुअली तो वेरिएबल नहीं हुआ। अब आप डे और मंडे को मिला रहे, जब वो मंडेज में चला जाएगा तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट में उसके जाने से इजाफा होगा या कमी आएगी? इजाफा होगा। उसको निकाल लूंगा तो कमी आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट उसकी कॉस्ट से वेरी कर रही है ना। अच्छा, 30 दिन वो बैठा रहे, 30 दिन बैठा रहे, कुछ काम ना करे, 30 दिन की तनख्वाह मिलेगी। मगर ये 30 डेज की है, मैंडेज तो नहीं है ना। जैसे वो मैंडेज में जाएगा तो उसकी उस दिन की सैलरी से आपकी प्रोजेक्ट की कोटेशन पे असर पड़ेगा ना। दैट इज कॉस्ट शीट प्रोजेक्ट की है, बंदे की नहीं है। आपने फिक्स कॉस्ट का बंदा उठा के प्रोजेक्ट पे डाला, प्रोजेक्ट की कॉस्ट शीट वेरी कर गई ना।
इसलिए मैंने कहा समझ में नहीं आया। आपके सवाल से ही बात और समझ में आई, आप ना करते तो नहीं आती। आसान पॉइंट नहीं, आदमी घूम जाता है और यही घूमता है कि यार कैसी बातें कर रहे हैं, इस बंदे को 30 दिन के बाद तनख्वाह तो मैंने देनी है, बराबर है, मगर इस बंदे ने अगर 30 दिन में से 5 दिन प्रोजेक्ट पे काम कर लिया तो 5 दिन की तनख्वाह आप नहीं देंगे, वो प्रोजेक्ट देगा ना। अब समझ में आया ये सवाल। 25 दिन तो वो काम करता या ना करता, कंपनी हरदम हमसे ज़बरदस्ती काम तो नहीं लेती ना यार, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है, कभी प्रोजेक्ट नहीं भी होते, मगर हमारी तमाम तर चीज़ें वैसे चलती रहती हैं, दैट्स कॉल्ड कंपनी। मगर जो 5 दिन उसे प्रोजेक्ट पे लगाए थे और प्रोजेक्ट था 100 रुपये का, ये 5 दिन की तनख्वाह मैं कहाँ से निकालूंगा, उस प्रोजेक्ट से निकालूंगा। तो उस प्रोजेक्ट पे कॉस्ट वेरिएशन हुई या नहीं हुई, हुई ना। ये मैंने कहा कि फिक्स कॉस्ट वेरिएबल बन जाएगी और ये सिर्फ एक केस में होगा, सिर्फ एक केस में होगा। वो केस कौन सा है, ह्यूमन रिसोर्स। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है। एक बिस्किट भी मंगाएंगे तो रिक्वायरमेंट होगी तो मंगवाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स वाइड चीज़ है जिसको वेरी कर सकते हैं, आप यहाँ पर वेरी कर सकते हैं। मैंडे को लंबा कर सकते हैं ताकि अगले दिन काम कम हो जाए। मैंडे के आवर्स नहीं है, कैलेंडर डे के आवर्स है ना, 9 से 5 काम होगा, ये कैलेंडर डे है, प्रोजेक्ट डे नहीं है। प्रोजेक्ट डे इज मैंडे। एक आदमी एक दिन 24 घंटा, एक दिन, अगर आपने उसका दिन 8 से खींच के 12 घंटे का कर दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है। 8 घंटे का दिन है, अभी जनरल मिसाल देता हूँ, 8 घंटे का दिन है, आप एक आदमी से एक हफ्ते में 48 घंटे काम ले सकते हैं। लेबर लॉ, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एक्ट 1934, चैप्टर नंबर 25, टाइमिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप एक आदमी से, एक एडल्ट वर्कर से 48 घंटे 6 दिन में काम ले सकते हैं। 7वें दिन छुट्टी है, ये कहीं नहीं लिखा कि इतवार को छुट्टी होनी चाहिए। कोई भी एक दिन हफ्ते में आप सेलेक्ट कर लें, वो छुट्टी का है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि इतवार छुट्टी है, ऐसा कुछ भी नहीं। 48 घंटे काम लिया आपने, 2 घंटे ओवर टाइम ले सकते हैं एक दिन। इसका मतलब है मैक्सिमम वर्किंग आवर, मैक्सिमम वर्किंग आवर, नॉर्मल वर्किंग डे प्लस ओवर टाइम इज इक्वल टू 60 आवर्स इन अ वीक साइकिल ऑफ 6 डेज, बराबर है। 8 घंटे के बाद आपने 2 घंटे मुझसे काम लिया, मुझे ओवर टाइम नहीं दिया, आपने कानून की खिलाफ वर्जी की। हम मैनिपुलेशन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम बात को समझना चाह रहे हैं। कोई स्टील मिल में काम करता है, फॉन्ड्री में 1500 लोग फॉन्ड्री में काम करते हैं, उनका दिन कितने का है, 10 घंटे का लिखा हुआ है, कोई ओवर टाइम नहीं। क्यों, वो आयरन का प्रोसेस है पूरा, गैल्वेनाइज होने के बाद जब वो निकल के रिजल्ट आया 8 घंटे हो गए, अब पूरी शिफ्ट बैठ गई। वो उन्होंने अपने बॉलर शूट उतार दिए, नहा धो के टिफ़िन के साथ बैठे हुए, बस बाहर खड़ी हुई। 2 घंटे तक वो फ्लोर छोड़ नहीं सकते, अगली शिफ्ट टेक ओवर नहीं करेगी जब तक इस शिफ्ट में जो उन्होंने शीट्स बनाई हैं गैल्वेनाइज आयरन की, उसकी रिपोर्ट लैब से नहीं आ जाती। कुछ नहीं कर रहे, बैठे, आ गई, सुपरवाइजर साइन कर दिए, ओके हो गई, वो हैंड ओवर की अगले वाले को, ये निकल के उस बस में जा रहे जिस बस में बैठ के अगली शिफ्ट वाले आए थे। वहाँ दिन कितने का है, 10 घंटे का, कोई ओवर टाइम नहीं है। ये कोई आसमान से नहीं आया, ये दोनों चीज़ें लॉ में गिवन है। अबाउट द नेचर ऑफ द प्रोसेस, वो प्रोसेस मुकम्मल ही 10 घंटे में होता है। आयरन ओर का 435 डिग्री से टेम्परेचर गिरा के और 14 डिग्री पे लेके आना है, वो फूंक मार के नहीं ला सकते, वो खुद आता है। इसको कंडेंस आयरन कहते हैं गैल्वेनाइज फॉर्म में, जिसमें तेजाब चढ़ा होता है, जंग नहीं लगता उसको, वो गैल्वेनाइज लोहा कहलाता, आयरन कहलाता है। शीट्स बनती हैं इसकी। फिर अब ये डिपेंड करता है इसके अंदर। अब आपने यहाँ पे जब इसको लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कॉस्ट ऊपर नीचे हो रही है। ये एम्प्लॉय कंपनी का है, सब कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं उठाया आपने, बट जैसे ही प्रोजेक्ट पे डाला तो इन तमाम लोगों की तनख्वाह उन प्रोजेक्टों से ही तो निकल के आ रही है ना यार। और कहाँ से आ रही है? अगर मैं ये देखूंगा ही नहीं कि कौन सा प्रोजेक्ट फ़ायदेमंद था, कौन सा नुकसानदेह था, तो मैं अपनी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग प्लानिंग करूँगा कैसे? जब मैंने ये करना शुरू किया और महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, अब बैठे और बैठ के हमने ऑडिट करना शुरू किया, जिसे क्वालिटी ऑडिट कहते हैं। जब करना शुरू किया तो पता लगा हमने टोटल 12 प्रोजेक्ट किए, जिसमें से 4 प्रोजेक्ट ऐसे थे जिसके अंदर हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि एक में जेब से पैसे लगाने पड़े। जब ये कॉस्ट शीट बनेगी,
कसम से ब्लैक एंड वाइट आपके सामने आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, उस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने में एहतियात करेंगे, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अपनी डायमेंशन को शिफ्ट कर देंगे। अब क्लियर हुआ? वैसे इसके सवाल से क्लियर हो जाता है, सवाल बहुत अच्छा था। फिक्स एंड वेरिएबल, उसको जब वहाँ डालेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। वेरिएबल कॉस्ट में क्यों आएगा आखिर? ये दिन खाली 5 दिन बेकार दफ्तर में भी तो बैठ सकता था, ओके बैठ सकता था। 11 प्रोजेक्ट चल रहे थे, 5 दिन दफ्तर में बैठा, किसी प्रोजेक्ट पे न गया तो किसी प्रोजेक्ट से उसकी कॉस्ट नहीं आ रही ना। लड़का चाय बनाता है, ये तो किसी प्रोजेक्ट पे नहीं जाता, इसकी सैलरी कौन देता है? सारे प्रोजेक्ट जमा होके आता है, उसमें से निकल के सैलरी जाती है ना इसकी। हमने नहीं कहा कॉस्ट शीट में डालो इसको, ये मैंडे पे नहीं काम कर सकता क्योंकि इसका काम इस प्रेमिसेस के अंदर है, बाहर नहीं है। मगर जो जा रहे हैं प्रोजेक्ट के ऊपर वो तो कॉस्ट शीट में आएंगे ना यार, उसी से पता लगेगा कौन सा प्रोजेक्ट फायदेमंद है और कौन सा नुकसानदेह। ये अगर चाहिए तो ये चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। वी कैन नॉट कंप्रोमाइज अपॉन रॉ मटेरियल। सिर्फ एक जगह है जो वेरिएबल है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, और कुछ वेरिएबल नहीं है। जो चाहिए वो चाहिए, जो इसमें से चाहिए वो सब चाहिए, उसी क्वालिटी का चाहिए जैसा कस्टमर से प्रॉमिस किया था। अब कहाँ वेरिएशन है? हम स्मार्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग कहाँ पे कर रहे हैं? वो यहाँ पे कर रहे हैं। मैंडे बढ़ा दिया, काम एफिशिएंट कर लिया, करने के बाद हमने यहाँ से इसको बचा। ये कॉस्ट सेविंग है हमारी। मगर ये कब होगी? जब पता है तब होगी ना। अगर पता ही नहीं, कभी कॉस्टिंग की ही नहीं, जिसको मैंने कहा था लास्ट क्लास के अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वो यही थी कॉस्ट शीट। हर प्रोजेक्ट की अलग कॉस्ट शीट बना के देखे आप, बड़ा मज़ेदार तजुर्बा होगा, कभी करके देखो। आपने एक प्रोजेक्ट मिल गया आपको, उसके ऊपर एक ही आदमी जाएगा, ठीक है, उसकी तनख्वाह है 300 रुपये। हम आसान कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक हो गया। अब 30 दिन की तनख्वाह 300 रुपये। मान लो कोई छुट्टी नहीं है, 30 के 30 दिन काम हो रहा है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कॉस्टिंग में कैलेंडर डे और मैन डे बराबर हो गया, ठीक हो गया। अब ये आदमी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो कितने दिन का कितने पैसों का पड़ा? 100 रुपये का, ठीक हो गया। अब इसके बदले में कोई ऐसा आदमी काम कर रहा है जो 80 रुपये का है, तो 80 रुपये का है। अब ये 5 दिन इसने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, 25 दिन कंपनी के अंदर बैठा रहा, ठीक है। मुझे प्रोजेक्ट मिला था 1000 रुपये का। उस 1000 रुपये के प्रोजेक्ट में से 500 रुपये इसकी सैलरी के निकालूंगा ना, मैं निकालूंगा ना, तो प्रोजेक्ट मुझे क्या बचा? 500 रुपये बचे। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट है। अगर वो प्रोजेक्ट ना मिलता, वो 30 दिन कंपनी में बैठा रहता, तो 30 दिन की तनख्वाह कंपनी के अकाउंट में जमाशुदा पैसों से मैं उसको देता ना। मगर अगर प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग करनी है तो वो मैं कैसे करूंगा? मुझे कैसे पता लगेगा ये प्रोजेक्ट फायदेमंद था, ये नुकसानदेह था? अभी पता नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? सब एक्यूमुलेट होके आ रहे हैं और लोग काम किए जा रहे हैं, बस किए जा रहे हैं। क्या पता कितने, मेरा जुमला याद रखना, मैंने ऐसे नहीं बोला, बहुत तजुर्बे से बोला है कि प्रोजेक्ट छोड़ने में फ़ायदा है, करने में नुकसान। वो कॉस्टिंग आएगी आपके सामने जो आपने सोची नहीं होगी, और वो प्रोजेक्ट आपको नेगेटिव होते हुए मिलेंगे जिनके बारे में आप सोच रहे थे कि मैं छलांगे मारूं, ये प्रोजेक्ट मुझे मिल गया। आप करके देखें, हैरत अंगेज रिजल्ट मिलेंगे इसके अंदर। आप तजुर्बे से कहता हूँ, कसम से। आपका सवाल अपनी जगह दोबारा शुरू हो गया। हाँ। क़यामत तक नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? मगर हम कुछ ना करें, मगर हम अपने कस्टमर को इस कॉस्टिंग के बाद एक स्लोली एंड ग्रेजुअली हायर साइड के ऊपर लेके जाना शुरू कर देते हैं। कोई दूसरे हेड उस पर डालना शुरू कर देते हैं, किसी न किसी तरह हम उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्टिंग यही है। आप भी जानते हैं कि यही, मैं कोई ब्लफ नहीं कर रहा, ये फाइनेंस की बात हो रही है, इसमें अपने पास से एक पॉइंट भी ऐड नहीं कर सकता, ना डिलीट कर सकता हूँ। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। 1300 मैंडेज, ये तो प्रोजेक्ट तो 1 लाख का है, तो 25 लाख पे पहुंच जाए तो जूते पड़ सकते हैं, फ़ायदा तो नहीं हो सकता। आई 100% एग्री। मगर हमारी अप्रोच फिर ये हायर साइड के ऊपर चली जाती है। हम क्लाइंट को बहुत ज़्यादा एकोमोडेट करना बंद कर देते हैं, हम ऐसे प्रोजेक्ट लेना बंद कर देते हैं जो कॉस्ट टू कॉस्ट है, जिसमें हमको फ़ायदा नहीं। हम कम काम करते हैं मगर अच्छा काम करते हैं। यही अप्रोच बदल जाती है आपकी। आप जब इस कॉस्ट शीट को लेके बैठेंगे, ये एक्यूमुलेशन में कर रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं है। आप जब इस पे करेंगे एक दफ़ा और आपको पता चल जाएगा, मैंने कहा ना, हैरत अंगेज नताइज आएंगे आपके सामने, आप हैरान हो जाएंगे। जिस प्रोजेक्ट को हम कहते हैं कैश का हो,
जिसको आप कैश काउ समझ रहे थे ना, वो रेडी डॉग निकलेगा अंदर से। रोटी कैश का पड़ती है। मेरा पॉइंट यही है कि हम बहुत काम कर रहे हैं मगर उसके अंदर हम सीख भी नहीं रहे और उसके अंदर हम बचा भी नहीं रहे। हम मसरूफ़ बहुत नज़र आ रहे हैं। हम कम काम करें मगर स्ट्रैटेजिकली क्वालिटी काम करें। जब हम ये तय कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम अगले स्टेप के ऊपर चले जाएंगे। हम फिर उन कंपनियों को फोकस करना शुरू करेंगे जिनको हम प्रीमियम समझते हैं और उनके लेवल के प्रोजेक्ट को हम फोकस नहीं करते। शिराजी वाला हमारे बोर्ड पे है। शिराजी वाला पाकिस्तान में मर्सिडीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर है। मर्सिडीज़ गाड़ी आप ख़रीदती है या ख़रीदने के लिए जाती है, गार्डन टाउन के अंदर शोरूम बना हुआ है, एक एक गाड़ियाँ खड़ी हैं। आप गाड़ी पसंद कर लें, एलसी खुलेगी। एलसी कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। एलसी खुलेगा मर्सिडीज़ वालों के नाम, जाएगी एलसी, गाड़ी आ जाएगी। ठीक है ना, गाड़ी आ गई। अब गाड़ी आने के बाद आपको इत्तला मिल जाए, आपको उस गाड़ी के पूरे मैनुअल पे ट्रेन करेंगे। वो उनके पास अपना ट्रेनिंग एरिया बना हुआ है, ये ख़याबान अमीन के पीछे। वहाँ ट्रेन करेगा, ड्राइवर बताएगा, पूरी गाड़ी आप समझ जाएंगे, आपको है देगा, साइन करेगा, ले लेगा। तो बोर्ड मीटिंग में शिराजी साहब से मेरी मुलाकात हो गई। मैंने कहा कोई कम सस्ती गाड़ी क्यों नहीं करते? कहेंगे मैं चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान में मेरी गाड़ी कुछ लोगों से ज़्यादा किसी के पास हो। कहेंगे 400 मेहरान के बाद एक मर्सिडीज़ आती है। अब जो मेहरान वाला है वो 9,75,000 के अंदर छाप के बेचे जा रहा है मेहरान। उससे कहा मैं चाहता ही नहीं हूँ कि यार गाड़ी मर्सिडीज़ हो, मैं चाहता हूँ कि 4,000 गाड़ी के बाद एक गाड़ी निकले मर्सिडीज़। अब जब एंड में प्रॉफिट मिलाया तो उसका शिराजी का बराबर निकला है। कह रहा अब बताओ। तो भाई मैं ये तो कह रहा हूँ कि हम नेक्स्ट वाले से कम्पीट क्यों नहीं कर रहे? यूँ नहीं कर रहे कि हम बहुत मसरूफ़ हैं। अच्छा वेरी गुड, माशाल्लाह मसरूफ़ हैं तो कुछ आ भी रहा है या बस अल्लाह वास्ते ही मसरूफ़ है आप? हमने कभी इस एंड से किया ही नहीं। दैट इज़ वाई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो अभी कॉस्ट शीट इन्होंने दिखाई और बन रही है वो एक्यूमुलेटेड है। पर मैन की कॉस्ट बताओ ना कितनी है, उसको प्रोजेक्ट की कॉस्ट से निकालो आप। अच्छा प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग पे जब आप निकालेंगे ना तो पर मैन की मैंडे के हिसाब से प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकल आएगी आपके पास, क्योंकि आपने उसको वैसे ही फोर्स ही किया हुआ है। फिर अल्टीमेटली आप क्या करेंगे कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट छोड़ना शुरू कर देंगे और बड़े प्रोजेक्ट लेना शुरू करेंगे। अभी आप उनको स्ट्राइव ही नहीं कर रहे। आपके मार्केटिंग और सेल्स के जो लोग हैं वो स्पेयर से बाहर ही नहीं निकल रहे। वो उस मार्केट में आके अपने आप को अपना लिटमस टेस्ट कर ही नहीं रहे, क्योंकि आप बहुत काम कर रहे हो और बहुत मसरूफ़ है। इससे हमें बाहर निकलना है। वी हैव टू आई बिग प्रोजेक्ट्स। वो करने वाले हैं ना, तो हम क्यों नहीं हैं? वही 60 साल से आप वही काम कर रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा है? मैंने पिछली क्लास में अर्ज़ किया था, जो चाय बना के लाएगा मैं बना के ले आता हूँ। मैं बना के लाऊंगा, एक कप 500 रुपये का पड़ेगा, बनेगी चाय, तो वारे में नहीं आएगा ना यार। अगर 60 साल पहले जो काम शुरू किया था आपने, आप आज भी वही कर रहे हैं, तो क्या तरक्की की आपने? एसी लगा लिया, उस वक्त नहीं था, ये तो कोई तरक्की नहीं। अगर हम नेक्स्ट उसमें चले गए, नेक्स्ट उसमें चलेंगे, जब ग्रोथ, जब डेवलपमेंट होती है तो आप छोड़ते चले जाते हैं। सबसे पहले जूसर ब्लेंडर आया। जिस घर में जूसर ब्लेंडर था, सिंगल जग वाला मसाला पीसने का, और लोग समझ जाते थे इनका कोई ना कोई आदमी सऊदी अरब में नौकरी करता है। वो आया वहाँ से, जापान बनाता था, जापान ने वो छोड़ दिया, चाइना ने बनाना शुरू कर दिया। जापान ऑटोमोबाइल में चला गया, चाइना स्पेस में चला गया, ताइवान ने बनाना शुरू कर दिया। वो जगह खाली होती गई, लोग आगे मूव करते गए। अब जापान जूसर ब्लेंडर नहीं बनाता, वो हाईटेक ऑटोमोबाइल्स बनाता है। चाइना अब जूसर ब्लेंडर नहीं बनाता, वो स्पेस वॉरशिप बना रहा है। अब वो ताइवान वाले बना रहे हैं। भाई तो 60 साल पहले जापान जो काम करता था वो आज तो नहीं कर रहा ना, तो आप क्यों कर रहे हैं? और अपने आप को प्रोग्रेसिव कंपनी भी कह रहे हैं। या तो वो दावा गलत है या ये बात गलत है। मैं यही कि इसका फ़ायदा यही है कि आप सोचते हैं कि यार अभी इतने कचरा प्रोजेक्ट है, ऐसा करो हामिद प्राइवेट लिमिटेड का एक विंग बना दो जो इस कॉस्ट तक के प्रोजेक्ट को हैंडल करे। हम लोग जो इतने पुराने हो गए, इतने प्रोजेक्ट कर चुके हैं, हमें अब अगले प्रोजेक्ट को आई करना चाहिए जो बड़े क्वांटम के हैं, बड़े लेवल के ऊपर है, ताकि हमारा ग्रेस पीरियड ख़त्म हो और हम एक नए लेवल के ऊपर जाए। कंपनी को हाईटेक लेवल पे लेके जाना है या नहीं जाना है? जाना है ना यार। जितना अच्छे से आप काम कर रहे हैं और जहाँ आप बैठे हुए हैं, यहाँ से आगे निकलना है कि नहीं निकलना? कम काम करना है, क्वालिटी काम करना है, अच्छा काम करना है,
बड़ा काम करना है, चाहे पैसे कम बचे मगर कम से कम हमें टॉप रैंकिंग में रैंक तो किया जाए। खाली पैसा कमाना टारगेट तो नहीं है हमारा, वो तो डिफ़ॉल्ट है। नौकरी क्यों करते हो, तनख्वाह मिले। अब भाई ये बात तो मेरे घर की मासी को मालूम है यार, और क्यों करते हो, ताकि मैं लोगों से मिलूं, दुनिया देखूं, सीखूं, आगे बढ़ूं। हाँ गुड, थैंक यू, वेरी गुड। तो पैसा तो कमाना ही है, अगर पैसा नहीं कमाएंगे कल बंद हो जाएगा। मगर हमने ग्रेजुअली एंड स्लोली आगे आगे बढ़ना है ना। अगर हम नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे। जब सुजुकी 1300 सीसी लेके आया, सुजुकी को जूते पड़े, और जितनी चेन 1300 में की मार्गल्ला लेके आए, जूते पड़े, बलिनो लेके आए, जूते पड़े, बीच में एक और लेके आए थे, नाम मुझे भूल गया, जूते पड़े, स्विफ्ट लेके आए। स्विफ्ट अब तक कामयाबी से चल रही है। क्यों? जो सुजुकी की हाइट है, हाइट ऑफ टेक 1300, 800, 1000, 1300, वो टोयोटा होंडा का शुरू है। तो कब तक रेंगते रहोगे? वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। ये सारा खेल इस पे रख के करना है यार। ये चंक के प्रोजेक्ट आते हैं ना, लाख, 10 लाख, 20 लाख, इनका पूरा एक वो बनाओ यार, इनका डिवीजन ही अलग कर दो यार। डिवीजन तो होना है यार। सब घी कहाँ गिरा थाली में, सब कुत्ता बिल्ला गधा घोड़ा एक ही जगह जमा। प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन के हिसाब से उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए ना यार। क्यों नहीं होगी यार? मैं कैसे करूँगा कि इस पे आप इस सैलरी के साथ एक 5 लाख का प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट वारे में नहीं आ रही। कैसे नहीं आ रही? कभी निकाली ही नहीं हमने, तो वारे में क्या आएगी? वारा ही वारा है, तो वारा न्यारा हो रहा है। आप मेरी बात समझे? स्कोप ये मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ इसकी ये आप लोगों ने खुद बैठ के तय करना है कि यार ये क्या बात है। बिल्कुल सही बात है। ये कॉस्ट वैल्यूएशन के हिसाब से हम प्रोजेक्ट वैल्यूएशन करें और डिवीजन बना दें, ABC, इतने तक का इसमें, इतने तक का, और जो इसके अंदर होगा उसको ये करेगा, उसमें ऑटोमेटिकली आपको हायरिंग करना पड़ जाएगी, ऑटोमेटिकली आपके टारगेट फिक्स हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप एक्सेल करना शुरू कर देंगे। आपके सीनियर लोग, जैसे आप लोग बैठे हुए यहाँ पे, या आप उस प्रोजेक्ट पर जाएंगे ही नहीं, वो जूनियर इंजीनियर कर रहे होंगे उन प्रोजेक्ट को, आप लोग सीनियर प्रोजेक्ट को आई करेंगे। सीनियर प्रोजेक्ट है नहीं, अब लेने के लिए उसको एक्सेल करेंगे, स्ट्राइव करेंगे, ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, अभी कर ही नहीं रहे।